तो हो सकता है जिन लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलरेडी आता हो, डेरिवेशंस पता हो, फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि कुछ छोटे-मोटे कांसेप्ट्स हैं जो शायद आप लोगों ने स्किप किए हुए होंगे और अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो भैया आपका बिल्कुल एकदम स्वागत है इस सेशन में। तो बिना देरी के हम बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले रिजिड बॉडी की। सेपरेशन चेंज नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे और सेपरेशन चेंज हो रहा होगा तो हम कहेंगे रिजिड बॉडी नहीं। लेकिन आइडियली एक परफेक्ट रिजिड बॉडी की डेफिनेशन ये होती है कि यार वो एकदम ठोस रिजिड मतलब एकदम हार्ड मतलब वहाँ पे बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है कंप्रेशन और एक्सपेंशन। तो हाय गाइस, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू दिस सेशन। आप सभी को नमस्कार और ढेर सारा प्यार। मैं आपका बड़ा भाई निखिल था भाई हाजिर हूं लेकर के आपके सामने एक नया चैप्टर। और आज हम देखने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 1। जी हाँ, अपना जो है आज है लेक्चर नंबर 1 किसका, आरबीडी का, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। इस चैप्टर से पहले तक हमने काफी कुछ पढ़ा है और लास्ट चैप्टर जो अपना था वो था सेंटर ऑफ मास। तो ऑब्वियसली अब हम रिजिड बॉडी डायनेमिक्स मतलब यहां पर इसमें रिजिड बॉडी में मोशन किस तरीके से क्या रहेगा उसके बारे में हम चीजों को समझेंगे। लेकिन आज का लेक्चर पूरी तरीके से डेडिकेटेड है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। ठीक है, तो हो सकता है जिन लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलरेडी आता हो, डेरिवेशंस पता हो, फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि कुछ छोटे मोटे कंसेप्ट हैं जो शायद आप लोगों ने स्किप किए हुए होंगे, तो उन गैप्स को फिलअप कर लेना। तो एक बार गो थ्रू हो जाना फटाफट से कि कहीं कुछ आपका मिसिंग पॉइंट मतलब कुछ ना कुछ नया आपको जरूर मिलेगा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि सब कुछ आपने पढ़ रखा हो, तो एक बार लेक्चर को जरूर आप मतलब क्विकली आप देख लेना अगर आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है तो। और अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो भैया आपका बिल्कुल एकदम स्वागत है इस सेशन में। तो बिना देरी के हम बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले रिजिड बॉडी होती क्या है। चैप्टर का नाम हमने क्या कहा है, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। तो सबसे पहले बात करें रिजिड बॉडी क्या होती है। रिजिड बॉडी का मतलब ये होता है कि उसके दो पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन जो है वो टाइम के साथ हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, चेंज उसमें नहीं आएगा। जैसे कि अगर मैं इस पेन की बात करूं तो ये पेन एक तरीके से रिजिड बॉडी आपकी हो गई है, क्योंकि इसके सेपरेशन, मान लो ये फर्स्ट पॉइंट और ये लास्ट पॉइंट, इसके बीच का जो सेपरेशन है वो सेम ही रहेगा विथ टाइम। तुम कहोगे सर अगर मैं इसको थोड़ा सा कंप्रेस करता हूं तो मतलब कंप्रेशन की वजह से सेपरेशन कम हो जाएगा, खींचूंगा तो एक्सपेंशन की वजह से सेपरेशन बढ़ जाएगा। हाँ, तब ये एक रिजिड बॉडी के जैसा एक्ट नहीं करेगी, है ना। तो जब सेपरेशन चेंज हो रहा है तब हम बोलेंगे कि वो रिजिड बॉडी नहीं है। लेकिन सेपरेशन चेंज नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे रिजिड बॉडी है, और सेपरेशन चेंज हो रहा होगा तो हम कहेंगे वो रिजिड बॉडी नहीं है। ठीक है, तो कोई भी एक बॉडी किसी पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम के लिए या इंटरवल ऑफ टाइम के लिए रिजिड बॉडी के जैसा बिहेव कर सकती है, अदरवाइज अगर सेपरेशन में चेंज हो रहा है तो वो रिजिड बॉडी नहीं होगी। लेकिन आइडियली एक परफेक्ट रिजिड बॉडी की डेफिनेशन ये होगी कि यार वो एकदम ठोस है। रिजिड मतलब एकदम हार्ड, हार्ड मतलब वहां पे बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है कंप्रेशन और एक्सपेंशन की। ठीक है, तो शेप एंड साइज डज नॉट चेंजेस विद टाइम ड्यूरिंग द मोशन, तो उसको हम रिजिड कह सकते हैं। और a body in which distance between every pair of particle remains constant with time, इसको हम कहेंगे रिजिड बॉडी। तो उम्मीद है आपको रिजिड बॉडी का आइडिया लग ही गया होगा। तो अब हम बात करने जा रहे हैं एक्सिस की। एक्सिस से क्या मतलब है, तो देखो इस चैप्टर में हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे रिजिड बॉडी। अब वो चाहे एक पेन हो सकता है, एक बुक हो सकती है, एक टीवी का रिमोट हो सकता है, कुछ भी, मोबाइल, कुछ भी, कोई भी चीज हो सकती है। उसे अगर आप घुमाते हैं तो वहां पर हम एक लाइन डिफाइन करते हैं जिसको हम कहते हैं एक्सिस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात की करूं, मान लीजिए कि ये अपने पास ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैं कुछ इस तरीके से घुमा रहा हूं, तो इसका प्लेन ऑफ रोटेशन कैसा है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये घूम रहा है। अगर मैं इसको ऐसा घुमाता हूं तो ये वर्टिकल प्लेन में घूम रहा है ना, ये सब क्या है, वर्टिकल प्लेन। कुछ ऐसा घुमाता हूं तो कुछ ऐसा इंक्लाइन प्लेन में ये घूम रहा है। सबसे पहली बात आपको समझ में आ गया होगा कि प्लेन ऑफ रोटेशन अपना क्या है। तो प्लेन ऑफ रोटेशन जो है वो जिस प्लेन में रोटेशन हो रहा है उस रिजिड बॉडी के पार्टिकल्स का, ये घूम रहे हैं। अब एक्सिस क्या होगी, एक्सिस वो लाइन है जिसके अबाउट ये हर पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। अब सर्कल की अगर मैं बात करूं तो आप ये जानते हो कि सर्कल की अगर बात की जाए तो सर्कल की डेफिनेशन ये होती है कि अगर एक पॉइंट के हिसाब से दूसरे पॉइंट का सेपरेशन अगर चेंज हो ही नहीं रहा है, एक पॉइंट के हिसाब से दूसरे पॉइंट का सेपरेशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, तो वो सर्कल पे मूव करेगा। अगर वो एक प्लेन में मूव करता है तो हम कहेंगे कि वो सर्कल में मूव करेगा, है ना। ये बात हम जानते हैं ऑलरेडी। किसी एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में दूसरा पॉइंट हमेशा आर डिस्टेंस की दूरी पे रहता है और इसी प्लेन में रहता है, तो उस मोशन को क्या कह देंगे हम, सर्कुलर मोशन।
ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि रिजिड बॉडी में भी सेपरेशन जो है वो चेंज होता नहीं है। रिजिड बॉडी में भी सेपरेशन दो पार्टिकल्स के बीच में चेंज होता नहीं है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि एक पार्टिकल के रेस्पेक्ट में दूसरे पार्टिकल की सेपरेशन अगर वो चेंज नहीं हो रही है, मतलब हमेशा वो उतने ही डिस्टेंस पे रहेगा जितने डिस्टेंस पे है, तो मोशन होने के बावजूद भी क्या मैं कह सकता हूं कि वो सर्कल में घूम रहा होगा अगर प्लेनर रोटेशन है तो? हाँ बिल्कुल, वो सर्कल में घूम रहा होगा। तो एक्सिस की बात अगर हम करें तो एक्सिस क्या है? एक्सिस एक लाइन है जिसके रेस्पेक्ट में एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, ओके, विथ देयर सेंटर्स लाइंग इन द एक्सिस इटसेल्फ और ऑन द एक्सिस। सेंटर्स कहां पे लाई करेंगे? एक्सिस पे ही लाई करेंगे। बहुत सिंपल सा इसका एग्जांपल है कि भाई तुम्हारे रूम में जो दरवाजा लगा है, तो जो दरवाजा है उस दरवाजे की एक एक्सिस है, उसके अबाउट वो रोटेट करता है। इस लाइन के अबाउट अगर आप देखेंगे तो हर एक पार्टिकल क्या कर रहा है? सर्कल में मूव कर रहा होगा, क्योंकि इस पार्टिकल की डिस्टेंस टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, तो जब भी ये मूव कर रहा है तो इस एक्सिस के हिसाब से एक सर्कल में मूव कर रहा है। और सिर्फ यही पार्टिकल नहीं, हर एक पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है। हालांकि उनके जो सेंटर्स हैं वो एक्सिस पे ही लाई कर रहे हैं और रेडियस उनके कुछ अलग अलग है, लेकिन ये बात मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे एक्सिस का मतलब क्या है। अब क्या ये एक्सिस फिक्स्ड ही हो सकती है जैसे कि तुम्हारे रूम के जो दरवाजे हैं उस केस में? तो जरूरी नहीं है कि ये फिक्स्ड हो। जैसे अगर एक कार के मैं व्हील की बात करूं तो व्हील भी अपनी वो मिड वाली पॉइंट के अबाउट, एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, लेकिन कार चल रही है तो वो एक्सिस भी आगे जा रही है। तो आपकी जो एक्सिस हो सकती है वो मूविंग भी हो सकती है और वो जो है फिक्स्ड भी हो सकती है। जैसे कि थोड़ा सा और अगर हम एग्जांपल लेके बात करें तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। और एग्जांपल्स की बात करें हम कि जैसे मान लीजिए अपने पास हम जानते हैं कि भाई अर्थ है ना? अर्थ जो है तो अर्थ की एक एक्सिस है जिसके अबाउट वो घूम, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं इसको। इसके अबाउट हर पार्टिकल अर्थ का क्या कर रहा है? चक्कर काट रहा है सर्कल में। लेकिन अर्थ भी आप जानते हैं कि वो अर्थ के चारों सन के चारों ओर चक्कर काट रही है। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये एक्सिस ऑफ रोटेशन अर्थ की फिक्स्ड है? नहीं, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन भी क्या कर रही है? मूव कर रही है ना? तो अर्थ अपने एक्सिस पे घूम रही है और वो एक्सिस भी क्या हो रही है? वो सन के आजू बाजू घूम रही है। कहने का मोटा मोटा मतलब ये है कि अगर आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो आप समझ गए हो एग्जाम्पल से कि क्या होती है एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये फिक्स्ड भी हो सकती है और मूविंग भी हो सकती है। ठीक है, अब वापस से डेफिनेशन की ओर चलते हैं। तो हमने क्या कहा कि वो लाइन है जिसके रेस्पेक्ट में एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी इज परफॉर्मिंग व्हाट? सर्कुलर मोशन। लेकिन कुछ और पॉइंट्स है। क्या एक्सिस कैन पास थ्रू द बॉडी एंड इट कैन ऑल्सो लाई आउटसाइड द बॉडी। वो बॉडी से भी पास कर सकती है और बॉडी के बाहर भी हो सकती है। जैसे कि मान लो अगर मैं कहता हूं कि ये पेन है तो मैंने इसको अपने इस उंगली के अबाउट ऐसा रोटेट किया, क्या बात समझ में आ रही? तो ये यहां पर क्या हो रहा है? इस पॉइंट के अबाउट, या मान लो मैंने ये पॉइंट ले लिया तो इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर रहा है। तो ये मेरी क्या हो गई? ये एक्सिस, इसके अबाउट ये पूरा पेन जो है वो क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। अब जरा सोचो कि ये पेन मैंने ऐसा उठा लिया, ये तो यार ऊपर निकल गया ज्यादा ही, चलो ऐसा ले लेते हैं। ये पेन मैंने उठाया और अब इस पॉइंट के अबाउट, ये कोनी है ना मेरी जो एल्बो, इसके अबाउट मैं रोटेट कर रहा हूं। क्या मैं ऐसा कह दूं कि इस वाली एक्सिस के अबाउट, इस वाली एक्सिस के अबाउट एवरी पार्टिकल ऑफ दिस पेन इज ऑल्सो मूविंग इन अ सर्कल? हाँ बिल्कुल। लेकिन क्या ये एक्सिस इस पेन से पास कर रही है? नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि एक्सिस बॉडी से भी पास कर सकती है, बॉडी के बाहर भी लाई कर सकती है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि एक्सिस है तो बॉडी से ही पास करेगी, है ना? हाँ, लेकिन यह बात जरूर होनी चाहिए कि एक्सिस जो है उसके अबाउट हर पार्टिकल सर्कुलर करना चाहिए। जैसे कि यहां पर यस, दिस लाइन विच इज पासिंग फ्रॉम माई एल्बो इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यू कैन डिफाइन इट एज द एक्सिस ऑफ रोटेशन फॉर दिस पेन। लेकिन ऐसा नहीं तुम कोई भी लाइन उठा लोगे। तुमने कहा सर ये लाइन उठा लो, तो यार ये पेन ऐसा घूम रहा है। अब तुमको समझ में आ रही होगी बात। इस लाइन से इस पॉइंट का डिस्टेंस, इस पॉइंट का डिस्टेंस तुम्हें दिख रहा है ना? ये पॉइंट, इस लाइन से इस पॉइंट का डिस्टेंस चेंज हो रहा है ना? तो डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। एक्सिस का मतलब हर पार्टिकल क्या कर रहा है? सर्कल में मूव कर रहा है। तो हर पार्टिकल की डिस्टेंस भी कैसी रहनी चाहिए? वो कांस्टेंट रहनी चाहिए टाइम के साथ। ठीक है, और बात, एक्सिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन, वो तो होना ही है।
जैसे अभी यहाँ पे रोटेट कैसा कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में, तो एक्सिस कैसी आ रही है, जेड एक्सिस पे। अगर ये ऐसे रोटेट कर रहा होता वाई जेड सॉरी एक्स जेड प्लेन में, तो एक्सिस आती है अपनी जेड वाई एक्सिस में। मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो प्लेन ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर होगी हमेशा, ठीक है। इसमें और मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा जैसे कि अगर मैं आपसे कहता हूं, अगर मैं आपसे कहता हूं कि मान लीजिए ये हमारे पास एक रॉड है, तुमने कहा ठीक है सर, और मैंने कहा इस रॉड में ये वाली लाइन जो है ना वो फिक्स्ड है, ये आपकी फिक्स्ड एक्सिस है, फिक्स्ड एक्सिस, और ये रॉड इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है। इसका मतलब आप समझ चुके होंगे कि हर पार्टिकल इस एक्सिस के अबाउट सर्कल में मूव कर रहा है, कुछ इस तरीके से। हर पार्टिकल जो है वो कैसा मूव कर रहा है, वो सर्कल में मूव कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ आई हो। लेकिन क्या इस वाले केस में यही है वो लाइन, या एक सिर्फ एक ही एक्सिस है जो जिसके अबाउट रॉड रोटेट कर रही है? जी नहीं, यू कैन हैव इनफाइनाइट एक्सिस। अब तुम बोलोगे इनफाइनाइट एक्सिस कैसे? मैंने कहा सुनो, मैं बोला हाँ सुनाओ सर। मैंने कहा यार मैंने एक और पैरेलल लाइन ले ली है जो कि इसी एक्सिस के पैरेलल है ना, पैरेलल मतलब इसके पैरेलल, और कुछ एक्स डिस्टेंस दूरी पर मैंने ली। एक्सिस का सीधा सा मतलब ये होना चाहिए कि अगर उस एक्सिस पे आप बैठ जाते हो तो बॉडी का हर एक पार्टिकल आपको सर्कल में मूव होता हुआ दिखना चाहिए। ध्यान से सुनना, तो इस रॉड का प्लेन ऑफ रोटेशन है हॉरिजॉन्टल, और आप मान लो कहीं और एक्सिस ले लेते हो, मतलब मैं कह रहा हूं कि रॉड तो अभी भी इसी के अबाउट घूम रही है, लेकिन आप इस वाले लाइन पे बैठ गए जो कि एक मूविंग एक्सिस। अब आप समझो, ये रॉड घूम रही है ऐसे, लेकिन आप बैठे हो यहां पे। अब आपसे पूछा जाए कि क्या ये लाइन भी एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो आप कहेंगे हाँ। मैंने पूछा क्यों भाई? आप कहोगे सर देखो, मैं अभी यहां बैठा हूं, मेरे हिसाब से ये वाला जो पॉइंट है उसकी दूरी अगर मान लो कुछ x1 है, तो वो कभी भी चेंज नहीं होगी, वो हमेशा x1 रहेगी। बात को समझ रहा? कैसी रहेगी? वो हमेशा x1 रहेगी, ठीक है। और आप अगर थोड़ा सा समझ पा रहे हो इस बात को, तो ये एक्सिस, ये रॉड जो है वो रोटेट हो रही है। इसका टॉप व्यू मैं तुमको थोड़ा सा दिखाता हूं। पहले तो ये बात समझ में आ रही है, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही। अब मोशन हो रहा होगा, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, मोशन हो रहा है, इसका मतलब वो सर्कल में। भाई अगर कोई चीज एक पॉइंट के हिसाब से दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में मूव कर रही है कुछ इस तरीके से कि सेपरेशन में चेंज ना आ रहा हो, तो मोशन सर्कल ही होगा। और हालांकि इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी में अच्छा खासा अंतर है, क्योंकि ओमेगा के हिसाब से अगर आप देखोगे तो इसकी वेलोसिटी कम है और इसकी वेलोसिटी ज्यादा है। इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी में अच्छा खासा अंतर है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहां पर ये पॉइंट के हिसाब से ही ये सर्कल में मूव कर रहा है। तो यस, यहां पर भी आपकी एक्सिस डिफाइंड है, यहां पर भी एक्सिस डिफाइंड है। इवन आप कहीं भी एक लाइन खींच डालो पैरेलल टू दिस थिंग, एक्सिस आपकी डिफाइंड है। तो ये ध्यान रखना, अगर एक रिजिड बॉडी है, उसके प्लेन ऑफ रोटेशन से आप कितनी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो, अगर वो बॉडी से पास हो रही है तो वो एक एक्सिस होगी। हालांकि वो मूविंग हो सकती है, फिक्स्ड हो सकती है, लेकिन वो एक्सिस होगी। बाहर से जो एक्सिस जा रही है वो क्या पता मूविंग हो, सॉरी क्या पता वो एक्सिस हो, क्या पता वो ना, है ना। इतनी सी बात है, बेसिक पॉइंट पकड़ के चलना है कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन एंड अबाउट दैट लाइन एवरी पार्टिकल मस्ट मूव इन अ सर्कल, ये चीज है, ठीक है। तो ये आपके पास एक्सेस हो जाएगी। जैसे मैं इसको थोड़ा सा है ना, इसका व्यू चेंज करके और फिर थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूं, कोई कंफ्यूजन ना रहे। मेरा कहने का मतलब बस इतना सा था कि मान लीजिए ये आपकी थी रॉड, ठीक है, और ये जो रॉड थी, इस रॉड को हमने कुछ ऐसा घुमा दिया। रॉड किसके अबाउट घूम रही है? ध्यान से सुनना, रॉड जो है वो घूम रही है इसके अबाउट। तो ऑब्वियसली आप कहोगे कि ये तो है आपकी फिक्स्ड एक्सिस, घूमना एक्सिस, ये फिक्स्ड एक्सिस। अब अगर आपसे पूछे तो आप कहोगे कि देखो यार, ये पॉइंट जो है इतना घूम गया, ये पॉइंट इतना घूम गया, ये पॉइंट इतना घूम गया, हर कोई घूम रहा है, सर्कल पे मूव कर, यहाँ पे बात हुई।
अब मान लो मैं कहता हूं कि यहां एक ऑब्जर्वर बैठा दिया मैंने, ऐसी एक्सिस के अबाउट बात कर रहा हूं, पैरेलल टू दिस वन। अब ये एक्सिस भी आपको समझ में आ रहा होगा कि ये टाइम के साथ ये एक्सिस खुद घूम जा रही है, एक्सिस भी आगे चले गई। तो अगर आप खुद सोचो कि अगर आप अभी यहां बैठे हो तो आपके हिसाब से आप तो मूव नहीं कर रहे ना, ध्यान से सुनना। आप ऑब्जर्वर खुद के हिसाब से हमेशा रेस्ट में रहता है, तो आप तो मूव नहीं कर रहे। आपसे मैंने पूछा कि यार रॉड आपको कैसी दिख रही है, आप बोलोगे रॉड मेरे को ऐसी दिख रही है, रॉड मेरे को दिख रही है ऐसी अभी, ठीक है। फिर उन्होंने पूछा अच्छा बाद में, अच्छा ये ऐसा कर लेते हैं, इसका ये वाला हिस्सा छोटा सा, ठीक है, और ये तो मैं यहां से देख रहा हूं, ये एक्सिस है मेरी, तो मैंने कहा रॉड मेरे को अभी ऐसी दिख रही है। अच्छा अब थोड़ी देर बाद रॉड मुझे कैसी दिख रही है, ऐसी, रॉड ऐसी हो गई ना, मेरे हिसाब से कैसी घूमी है, ऐसी घूमी। मेरे हिसाब से ये वाला पॉइंट ऊपर गया और ये वाला पॉइंट नीचे आया, क्या मोशन नहीं हुआ? इसको क्या ऐसा नहीं लग रहा कि पहले रॉड का ओरिएंटेशन ऐसा था और अब ऐसा इंक्लाइंड नहीं हो गया? बताओ तुम अगर यहां बैठे हो, देखो मैं बैठा हूं, ये मेरी एक्सिस है और ये रॉड थी, ये छोटा सा लेंथ और ये वो बड़ा वाला लेंथ। तो अभी मैं कह रहा हूं रॉड मेरी हॉरिजॉन्टल दिख रही है और अभी घूमने के बाद रॉड मेरे को ऐसी दिख रही है, इंक्लाइंड। मुझे ये तो घूमती, हालांकि इसके अबाउट फिक्स्ड रोटेशन हुआ, लेकिन जब मैं यहां बैठ जाऊंगा तो मुझे तो, मैं खुद को फिक्स्ड मानूंगा ना भाई। मेरे हिसाब से देखो, इसके हिसाब से पहले इसके जस्ट लेफ्ट में ये पॉइंट दिखता था, जब यहां था तो इसके जस्ट लेफ्ट में इसको ये पॉइंट दिखता था। अब जब ये यहां है तो इसको नीचे दिख रहा है वो पॉइंट और वो ऊपर दिख रहा है, तो पहले ऐसा और ऐसा, तो रोटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। तो इसके हिसाब से रॉड कैसे घूम रही है, इसके हिसाब से भी वो ऐसे ही घूम रही है, इसके हिसाब से भी वो ऐसे ही घूम रही है। आई क्या बात समझ में? क्लियर है क्या ये चीज? और कितना घूम रही होगी, ध्यान से और सुनना। अगर ये थीटा घूमा है तो क्या ये एंगल भी थीटा नहीं होगा? होगा। तो अगर ये जो था इसके अबाउट था, थीटा घूमा है, समझ रहे हो, ये एक्सिस, ये रॉड, ये फिक्स था, तो इसके अबाउट अगर ये थीटा घूमा था तो मेरे हिसाब से भी ये कितना घूमा है, मेरे हिसाब से भी ये थीटा ही घूमा है। थीटा इधर, थीटा इधर, क्योंकि समझो आप, प्लीज समझो, पहले इसके हिसाब से रॉड का ओरिएंटेशन ये था ऐसा और अब ऐसा हो गया। तो क्या आपको दिख पा रहा है कि इसके अबाउट भी वैसा का वैसा ही रोटेशन हो रहा है? तो एक्सिस ये भी डिफाइंड है, ये फिक्स्ड है, ये मूविंग है। तो बस मैं अब यही समझाना चाह रहा हूं कि एवरी एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन एंड पासिंग थ्रू द बॉडी इज ऑल्सो एन एक्सिस। इट कैन बी फिक्स्ड, इट कैन बी मूविंग। लेकिन हाँ, कोई भी लाइन अगर तुम बाहर से उठा लो, अब तुम बोलोगे मैं तो फिर कह देता हूं चलो ये एक लाइन उठा ली, ये भी प्लेन ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर है, लेकिन यार इस लाइन से अगर तुम देखोगे तो डिस्टेंस जो है, तुम बोलोगे देखो सर इसका डिस्टेंस तो सेम, अबे लेकिन इसका डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो अलग है, तो डिस्टेंस ही चेंज हो रहा है, तो ऐसा हर कोई लाइन एक्सिस नहीं हो जाएगी, है ना। उम्मीद है मैंने कुछ जरूरत से ज्यादा नहीं समझा दिया हो, क्योंकि कई बार जरूरत से ज्यादा समझा देना भी कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। चलिए, तो जो बात पकड़नी है वो ये पकड़नी है कि एक्सिस कहीं पर भी डिफाइन हो सकती है, ऐसा रट के नहीं बैठना है कि फिक्स्ड एक्सिस ये एक ही एक्सिस है, कैसी भी हो सकती है, मूविंग, फिक्स्ड, कहीं से भी पास कर सकती है, इवन बाहर से भी पास कर सकती है, ठीक है। लेकिन बाहर से पास करने वाली एक्सिस हमेशा एक्सिस हो ये जरूरी नहीं है। एक्सिस होने के लिए एक कंडीशन है, सर्कल में मूव करता हुआ उसको लगना चाहिए। तो आइए एक और बात पढ़ते हैं। अब हम क्या बोल रहे हैं, विद रेस्पेक्ट टू एनी पार्टिकल लाइंग ऑन रिजिड बॉडी अदर इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। रिजिड बॉडी के ऊपर अगर आप कोई भी एक पार्टिकल उठाते हो तो दूसरा पार्टिकल सर्कुलर मोशन ही कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही। डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही तो अगर एक पॉइंट के हिसाब से दूसरा पॉइंट सेम डिस्टेंस पे मूव करता है तो ऑब्वियसली वो सर्कल में ही मूव करेगा, अगर प्लेन में मोशन है उसका। तो मैंने कहा यार अपने पास एक रिजिड बॉडी थी, पी शेप की, और मान लो अपना इस पॉइंट के अबाउट रोटेशन हो रहा था, इसको मैं कह देता हूं ओ। तो हम क्या कह रहे हैं कि ये अपना जो था पॉइंट ए था, ठीक है, ये था अपना पॉइंट ए, ये था अपना पॉइंट। अब क्या होता है कि ये रोटेट हो जाता है, रोटेट होने के बाद ए कुछ यहां आ गया, यहां आ गया। क्या तुम मुझको एक बात समझा सकते हो, अगर ए थीटा रोटेट हुआ है, क्या बी भी थीटा ही रोटेट होगा? बिकॉज़ इट इज अ रिजिड बॉडी। जितना ए रोटेट हुआ उतना ही बी रोटेट हुआ।
तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इस फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट अगर ए जो है वो थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसका, तो हर दूसरे पार्टिकल का मतलब किसी और पार्टिकल का भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा ही रहेगा। सिर्फ ए ही नहीं, इवन बी, इवन यहां पे मान लो अगर तुम लेके चलते हो कोई सी, सी भी कितना घूम जाएगा, थीटा ही घूम जाएगा। तो मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूं कि रिजिड बॉडी में अगर उस फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट एक पार्टिकल थीटा चलता है तो हर पार्टिकल कितना चलेगा, थीटा चलेगा। और अगर ऐसा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एंगुलर वेलोसिटी। तो ओ के हिसाब से अगर ए की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो ओ के हिसाब से बी की एंगुलर वेलोसिटी भी ओमेगा होगी। क्या ये बात भी आप समझते हो? ओ के हिसाब से अगर ए की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो बी की भी ओमेगा होगी, सी की भी ओमेगा होगी, डी की भी ओमेगा होगी। और अब और सुनो एक और मजेदार बात। ओ फिक्स्ड पॉइंट था, ठीक है, हमने मान लिया ओ फिक्स्ड पॉइंट था और ओ के हिसाब से ए अभी यहां था। अब अगर मैं तुमसे पूछूं तो ए कहां आ गया है, ए आ गया है यहां पर, ए आ गया है यहां पर, मतलब ये वाला जो एंगल है वो आपका है थीटा। अब अगर मैं तुमसे पूछूं यार ए को क्या लगा, तो ए बोलेगा, अच्छा देखो, ए बोलेगा यार ए ओ है ना, पहले यहां पे था कहीं, ध्यान से सुनना, मैं ए हूं इस बार और मैं मूविंग हूं। ए बोलेगा कि यार ओ जब मैं पहले देख रहा हूं ना, जब मैं यहां था तो ओ मुझको थोड़ा सा नीचे दिख रहा है, और जब मैं अभी वाले मोमेंट पे देख रहा हूं तो ओ मेरे को इधर दिख रहा है, इधर, मतलब पहले वो यहां था और अब वो यहां आ गया। समझ में आ रही है बात? पहले वो मेरे को यहां दिख रहा था जब मैं देख रहा था मेरे रेस्पेक्ट में, अब वो यहां आ गया, इतना घूमा, कुछ इतना एंगल घूम गया। तो चलो ये एंगल दिखा, पहले ए को ओ किधर दिख रहा था, इस लाइन के पैरेलल, समझना बात को, इस लाइन के पैरेलल यहां दिख रहा था, थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर, ए को पहले ओ यहां दिख रहा था, अब ए को ओ यहां दिख रहा है, इतना एंगल घूम गया, ये घूम गया इतना एंगल, आई बात समझ में? इतना एंगल घूम गया, और ये एंगल क्या इस एंगल के इक्वल है, हाँ अल्टरनेट। इतना ओ के हिसाब से ए घुमा है, ए के हिसाब से भी ओ उतना ही घुमा है। तो मैं बस आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि ओ के हिसाब से अगर ए थीटा घुमा है तो ए के हिसाब से भी ओ भी कितना घुमा है, थीटा घुमा है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि ओ के हिसाब से ए बी सी डी सब थीटा घूमे, और ओ के हिसाब से अगर देखो एक पॉइंट के हिसाब से हर पार्टिकल थीटा घूम रहा है, ओ के हिसाब से ए थीटा घूम रहा है, ए के हिसाब से ओ थीटा घूम रहा है, तो बाकी भी थीटा घूमे होंगे। तो क्या यहां पर आपको एक बात समझ में आई? वो बात यह है कि अगर इस रिजिड बॉडी को मैंने थीटा घुमा दिया तो कोई भी दो पॉइंट उठा लो, कोई भी दो पॉइंट उठा लो, उनके रेस्पेक्ट में, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में वो कितना घूमे होंगे, वो थीटा घूमे होंगे। ये उन पॉइंट्स की बात कर रहा हूं जो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, थीटा थीटा ये घूमे होंगे, थीटा थीटा ये घूमे होंगे, तो इनकी एंगुलर वेलोसिटी भी क्या होगी, इनकी एंगुलर वेलोसिटी भी अपनी सेम आएगी। तो आप ये बात को समझे कि यहां से जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो ये कि ए का ओ के अबाउट ओमेगा, का ओ के अबाउट ओमेगा, ओ का ए के अबाउट ओमेगा, या बी का ए के अबाउट ओमेगा, इट्स ऑल सेम। तो प्लेनर ऑब्जेक्ट मतलब प्लेनर पॉइंट्स हैं, ये एक ही प्लेन में लाई करने वाले पॉइंट्स की बात हो रही है यहां पर। तो सभी का ओमेगा एक के रेस्पेक्ट में दूसरे का ओमेगा सेम है, तो इसीलिए कभी भी हम ऐसा नहीं कहेंगे कि रिजिड बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी, हम कहेंगे यहां पर क्या, हम यहां कहेंगे, सॉरी, हम यहां कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि एक पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में, हम कहेंगे रिजिड बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी। भैया एंगुलर वेलोसिटी पूरे रिजिड बॉडी की बता देंगे हम। अगर मैं कह रहा हूं एक रिजिड बॉडी इतने से घूम रही है, तो आप समझ जाओ उसका कोई भी एक पॉइंट उठाओ, दूसरे पॉइंट को देखो, वो भी उतने ही एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा होगा, एक के रेस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी उतनी की उतनी ही आ रही होगी। तो विथ रेस्पेक्ट टू वन पार्टिकल ऑफ बॉडी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एवरी अदर पार्टिकल इज सेम एक्सेप्ट फ्यू पार्टिकल्स जो कि लाइंग ऑन द एक्सिस। अब यार इतना तो तुम समझते हो ना, मान लो अपना जो एक्सिस आ रहा है, जैसे ये घूम रहा था कुछ ऐसा, तो ये एक्सिस पे, इस एक्सिस पे जितने भी लाई कर रहे हैं वो तो मूव ही नहीं कर रहे। तो मान लो ये मेरी एक्सिस है और इसके अबाउट पूरी बॉडी घूम रही है, तो यहां एक पॉइंट उठाया और एक्सिस पे ही दूसरा पॉइंट उठा लिया, तो एक्सिस वाले तो क्या कर रहे होंगे, एक्सिस वाले तो घूम ही नहीं रहे होंगे।
है ना। तो एक्सेस वाले पॉइंट्स को छोड़ के आप कह सकते हो कि हर एक पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर पार्टिकल इज सेम एंड सेम इज वैलिड फॉर अल्फा। इसलिए आप कभी ऐसा नहीं पढ़ोगे कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, अल्फा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, विल ऑलवेज फाइंड व्हाट, कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिजिड बॉडी, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रिजिड बॉडी। इस तरीके से हम बातें करेंगे। तो आइए एक और कहानी और ढंग से इसको समझते हैं। हमने कहा कि भाई अपने पास मान लो कोई रिजिड बॉडी थी और इस रिजिड बॉडी में क्या हो रहा है, कोई भी दो पॉइंट्स अपने को दिए गए और आपको क्या कह रहा है कि यार ये दो पॉइंट्स इस तरीके से मूव कर रहे हैं कि एक पॉइंट जा रहा है इस डायरेक्शन में और दूसरा पॉइंट मान लीजिए जा रहा है वो इस डायरेक्शन, और आपसे पूछा जाए कि भैया बताओ रिजिड बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। तो एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए आपको बस दो पॉइंट्स की वेलोसिटी पता होना चाहिए, काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप ये जानते हो कि ये रिजिड है। सबसे पहली बात तो आप क्या कर लो, ये सेपरेशन आप पता कर लो, जिन भी दो पॉइंट्स की वेलोसिटी दे रखी है उनके बीच। अब बी ए कॉस थीटा ए, कॉस कंपोनेंट आ गया और ये आपका आ गया साइन कंपोनेंट। ऐसे ही मैंने लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के अलाउंग वीबी का कंपोनेंट निकाला, वीबी कॉस थीटा बी, और ये आ गया अपने पास वी साइन थीटा। अब आप जानते हो कि यार ये वाली सेपरेशन कम तो हो नहीं सकती ना बढ़ सकती, ये कांस्टेंट रहेगी। तो वी ए कॉस थीटा ए को वी बी कॉस थीटा बी के इक्वल होना ही पड़ेगा। लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के अलाउंग द कंपोनेंट्स मस्ट बी सेम, ये आपका होना ही पड़ेगा। लेकिन मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट है एंगुलर वेलोसिटी पता करने में। आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप जब देखोगे मान लो विथ रेस्पेक्ट टू ए, जब आप ए के रेस्पेक्ट में देखोगे आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि देखो यार, ए बोलेगा कि भैया देखो मैं तो खुद को मान लेता हूं रेस्ट में और मैं अपनी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करूंगा, तो ये इस वेलोसिटी की डायरेक्शन में ये थी साइन थीटा बी, तो मैंने भी अपनी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर दी। तो ए के रेस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी हम देखेंगे और ए वाला जो कंपोनेंट है, तो बी के इस कंपोनेंट में ए अपना कंपोनेंट ऐड करके तो कैंसिल कर देगा, तो ये आपका आ जाएगा 90 डिग्री पर है। और आप जानते हो कि ए के हिसाब से बी परपेंडिकुलर ही जा रहा होगा और ये जो वेलोसिटी आएगी यहां से हम ओमेगा निकाल के कितना कहेंगे, हम बी साइन थीटा बी प्लस बी ए ऑन आर। क्या आप कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बी रेस्पेक्ट ए का पर कंपोनेंट बाय आर क्या आ जाएगा, ओमेगा ऑफ ए विद ओमेगा ऑफ रिजिड, तो आप ओमेगा ऑफ बी तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, ओमेगा या एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। चलिए तो अब हमारे मेन मुद्दे पर आते हैं जो कि है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, तो कुछ घटा हुआ है, रोटेशन अबाउट एन एक्सिस हम देखें। अगर कोई रिजिड बॉडी है और वो एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, हो सकता है कि वो एक्सिस फिक्स्ड हो सकता है वो एक्सिस मूविंग हो। मैंने कहा यार इस m1 की वेलोसिटी कितनी होगी, अगर ये ओमेगा से घूम रहा है तो इस m1 का सेंटर यहाँ पे होगा, तो इस सेंटर के अबाउट ये ओमेगा से घूम रहा है तो इसकी वेलोसिटी आएगी ऐसा अंदर की तरफ, एंड दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा r1, v इज इक्वल्स टू ओमेगा r। ऐसे ही अगर ऐसा घूम रहा है तो ये आ रहा होगा बाहर कितने से, ये आ रहा होगा v इज इक्वल्स टू ओमेगा r2, और इसी प्रकार यहाँ पर जब आप देखोगे तो ये ऐसा अंदर जा रहा होगा v इज इक्वल्स टू ओमेगा r। तो वेलोसिटी जो है वो ऐसा अंदर बाहर मतलब इस तरीके से वो चक्कर खा रहा होगा हर पार्टिकल, तो वेलोसिटी आ जाएगी v इज इक्वल्स टू ओमेगा r। तो यहां से आप लिख सकते हो ओमेगा r1 ओमेगा r2 या ओमेगा rn, nth पार्टिकल की वेलोसिटी। अब मैं चाहता हूं कि काइनेटिक एनर्जी निकले रिजिड बॉडी की विद रेस्पेक्ट टू द एक्सिस।
ऑब्जर्वर अपना कहां बैठा है, एक्सिस पे। हो सकता है वो एक्सिस फिक्स्ड हो सकता है वो एक्सिस मूव, लेकिन एक्सिस पे बैठ के जब आप देखते हो तो आप जानते हो यार काइनेटिक एनर्जी एक रिलेटिव क्वांटिटी है, अलग अलग फ्रेम से अलग अलग उसकी वैल्यू आएगी। तो जब आप एक्सिस से बैठ के देखते हो तो आपको क्या लगेगा, आपको लगेगा यहां पर कि काइनेटिक एनर्जी आप कहेंगे पहले पार्टिकल की हाफ m1v1 स्क्वायर, दूसरे पार्टिकल की हाफ m2v2 स्क्वायर और ऐसे ही हाफ mnvn स्क्वायर। अब यहां से अगर आप देखेंगे तो आपका ये हाफ m1r1 स्क्वायर भाई v की जगह मैं रखूंगा ओमेगा r1 ओमेगा स्क्वायर r1 स्क्वायर, ऐसे करते करते ये आ जाएगा mnrn स्क्वायर और ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। इस क्वांटिटी को मैं अभी बोल देता हूं आई। क्वांटिटी को क्या कहा मैंने, आई। किस क्वांटिटी को, ये जो पूरी क्वांटिटी थी m1r1 स्क्वायर m2r2 स्क्वायर mnr स्क्वायर, और ये आपके पास आ गई है काइनेटिक एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू दैट एक्स। तो अब आप इस बात को समझें, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो हमने लीनियर मोशन के लिए पढ़ा है वो क्या है, वो है कुछ हाफ एम वी। यहां क्या आ रहा है, हाफ की जगह तो हाफ है, एम की जगह कुछ आई आ गया है और वी की जगह ओमेगा आ गया, क्योंकि लीनियर मोशन की जगह अब यहां रोटेशन होने जा रहा है। तो लीनियर वेलोसिटी की जगह क्या आ गया है, एंगुलर वेलोसिटी। तो मास की जगह क्या बोल देंगे, एक तरीके से एंगुलर मास। मास मतलब इनर्शिया, तो इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। व्हाट इज द रोल ऑफ दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट हैज द सेम रोल ऑफ मास। मास का क्या रोल होता है भाई, मास जो एक तरीके से इनर्शिया ना, इनर्शिया की प्रॉपर्टी होती है मास की वजह से फॉर ट्रांसलेशनल मोशन। तो रोटेशन में भी इनर्शिया, इनर्शिया मतलब जिस तरीके से कोई चीज जितनी ज्यादा हैवी होगी उतना ही ज्यादा अपने को फोर्स लगाना पड़ेगा उसको चलाने के लिए, या उसकी वेलोसिटी को चेंज करने के लिए, या उसको रोकने के लिए। इसी प्रकार अगर कोई चीज को घुमाना है आपको, तो आई जितना ज्यादा होगा आपको घुमाने के लिए जो करना पड़ेगा वो उतना ही ज्यादा एफर्ट मारना पड़ेगा। इस तरीके से हैवी मास को चलाने के लिए उतना ही ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत है, जितना ज्यादा वो मास होगा। उसी तरीके से आई जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा आपको एफर्ट मारना पड़ेगा उसको रोटेट करने के लिए, या रोकने के लिए, या ओमेगा को बढ़ाने के लिए, या कम करने के लिए। आई पे वो चीजें डिपेंड करेगी। मतलब मास तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन वो मास डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से हो रखा है वो भी इंपॉर्टेंट है। यहां से जो हमको फॉर्मूला मिलता हुआ दिख रहा है आई, जो क्या है, इट हैज द सेम रोल ऑफ मास। जो रोल मास प्ले करता है ट्रांसलेशन मोशन में वो मैंने बता दिया, वो क्या है, वही रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले करेगा। तो तरीका क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का, जैसा आपको दिख ही रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का तरीका आपके पास आ गया है, व्हाट इज सिग्मा एम आई आर आई। बस कुछ नहीं करना, आपके पास पहली बात तो आपको बताना चाहिए कि कौन सी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल रहा है। जिस भी एक्सिस की बात हो रही है उस एक्सिस से उस मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढ लो, और हर मास को उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके सब कुछ ऐड करवा दो। ठीक है, जैसे कोई कहे कि सर मुझे तो एक ही मास दिख रहा है, एक मास दिख रहा है, तो देख लो भाई इस एक्सिस के अबाउट अगर वो घूम रहा है तो ये डिस्टेंस ढूंढ लो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम क्या कह देंगे, एम आर स्क्वायर। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे लेवल पे हम इसको स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे तो सीधे सीधे ऐड हो जाएगी। जैसे भाई ये एक पार्टिकल का एम आर स्क्वायर था, तो एन पार्टिकल से तो m1r1 स्क्वायर m2r2 स्क्वायर mnr स्क्वायर जोड़ते जाओ, काम खत्म। तो हमने क्या कहा कि भैया अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है तो इस तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लिख दिया करेंगे, दैट इज m1r1 स्क्वायर m2r2 स्क्वायर, जहां पे r1 r2 है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये ध्यान रखना है आपको कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते, यहीं अगर एक रिजिड बॉडी आ जाए तो क्या करेंगे, रिजिड बॉडी आ गई तो यार ये रिजिड बॉडी भी बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर ही तो बनी है। यहाँ पे क्या था, डिस्क्रीट पार्टिकल्स थे, अलग अलग जगह पर पार्टिकल्स पड़े थे। अगर एक रिजिड बॉडी आ जाती है तो वो भी एक बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बनी है। तो एक छोटा सा पार्टिकल डीएम उठा लो, डीएम की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढ लो इससे एक्सिस से, ये आपका डी आई आ जाएगा। और ऐसे हर पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो डी आई है उसको ऐड करते जाओ। ऐड करना मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डीएम आर स्क्वायर, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मेरे हिसाब से ये कहानी बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भाई तुम कहोगे डीएम आर स्क्वायर इन सबको ऐड करो, ऐड करो मतलब इंटीग्रेट करो।
जब भी कंटीन्यूअस अरेंजमेंट होगा तो हम इंटीग्रेट करके निकालेंगे, डिस्क्रीट पार्टिकल्स होंगे तो एक एक करके ऐसा ऐड कर देंगे, सीधा बात खत्म हो जाएगी। तो एक सवाल देखते हैं, बहुत ही चंपू सा सवाल है। सवाल में दिया गया है एक ट्राइंगल जिसके कॉर्नर्स पे 3 मास है एम एम एम, और एक एक्सिस ऐसी है, एक एक्सिस ऐसी है। आपको बताना है कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब ये ट्राइंगल अगर या तो ऐसा घूमे या ऐसा घूमे, और इसके अबाउट एक ऐसा घूम रहा होगा, ऐसा पलटी खा रहा होगा। समझ में आ रही है बात? एक्सिस अगर ऐसी है तो रोटेशन कुछ ऐसा होगा या ऐसा होगा, एक्सिस अगर यहां ऐसी है तो ऐसा होगा। कैसे भी एक चीज को आप कैसे भी रोटेट करवा सकते हो भाई। भाई आप चाहे इसके अबाउट रोटेट करवा लो, या इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करवा लो, या इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करवा लो, कैसे भी करवा सकते हो। तो वो एक्सिस ऑफ रोटेशन आपको यहाँ पे दी गई है, तो बस कुछ खास नहीं करना आपको। अगर I1 की बात कर रहा है तो हम क्या कहेंगे, हम कह देंगे कि भाई I1 इज इक्वल्स टू, हर एक मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको ढूंढना है। ये आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखा है, ये सवाल में गिवन। ये डिस्टेंस a है तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, a/2। तो सबसे पहले तो हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों की, इसकी कितनी है 0। ये तो एक्सिस पे लाई कर गया तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना, जो मास एक्सिस पे लाई कर गया इसका मतलब उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस इज व्हाट, इट इज 0, दैट्स व्हाई द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आल्सो 0। तो I1 कितना आ जाएगा अपने पास, m1 इंटू 0 का स्क्वायर, m2 इंटू a/2 का स्क्वायर, और ऐसे कितने हैं, ऐसे हैं 2। कुल मिला के जो अपना आंसर आएगा वो आ जाएगा ma²/2 प्रकार। अगर आप निकालना चाहते हो I2 में ये दोनों एक्सिस पे लाई कर रहे हैं तो इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, वो आ जाएगा अपना वो आ जाएगा 0। और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो अपने को दिया हुआ है 2 है, तो हम सीधे बोल देंगे कि m इंटू 2a का स्क्वायर जो आ जाएगा 4ma²। बात खत्म, सिंपल है, कुछ खास इसमें नहीं है। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे क्या दिया गया है। यहाँ पे एक रेक्टेंगल दिया गया है जिसके चारों कॉर्नर्स पे mm मास रखा हुआ है। 3 एक्सिस अपने को दी गई है, एक है ये वाली एक्सिस जो I1, मतलब इसके अबाउट ये कैसा घूम रहा होगा, कुछ ऐसा घूम रहा होगा अगर घुमाना चाहे तो। फिर है दूसरी एक्सिस ये I2, मतलब इस एक्सिस के अबाउट ये घूम रहा होगा, ऐसा है तो ऐसा। और फिर है I3, मतलब इस एक्सिस के अबाउट, तो इस एक्सिस के अबाउट मतलब यहाँ से एक वायर डालो और इसको ऐसे घुमा दो, ऐसा घूम रहा होगा या ऐसा घूम रहा होगा, है ना। तो ये आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे I1 की, आप पॉज करके इनको निकाल सकते हैं, एकदम रद्दी सवाल है, ये खास नहीं है। ये डिस्टेंस ए दे रखी है, ये बी दे रखी है, रेक्टेंगल है। तो यहाँ पे इस एक्सिस की जब मैं बात करूंगा तो ये दोनों तो इसी एक्सिस पे लाई कर गए, तो 0 बचा कौन, सिर्फ ये और ये। इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस a, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस a, तो आ जाएगा ma² इंटू 2। खत्म बच्चों का सवाल। ऐसे ही I2 अगर आप देखेंगे तो I2 के अंदर की क्या कहानी है। I2 के लिए ये दोनों मास इस एक्सिस पे लाई कर गए तो 0, तो ये कितने दूरी पर है b पर, और ये भी कितने दूरी पर है b पर, तो ये कितना आ जाएगा 2mb²। खत्म, ठीक है। अब बात करेंगे यहां पर हम, तो अक्सर लोग इसमें गड़बड़ बताऊं क्या कर लेते हैं कि वो ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं और इस डिस्टेंस का आधा कर देते हैं। भाई ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस एक्सिस से आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। अगर ये स्क्वायर होता तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती। प्लीज ऐसा ना करें कि आप ये डिस्टेंस निकाल के उसका आधा बोल दें कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, नहीं साहब, यहां आप गलती कर देंगे अगर आपने ऐसा कुछ कर दिया तो। क्या किया जाए भाई, समझो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, ये डिस्टेंस, समझ रहे हो। ये एक्सिस पे ये दोनों तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों मासेस की तो 0 है, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ऐसे ही फिर आपकी यहां से भी क्या निकलेगी, परपेंडिकुलर। हालांकि सिमेट्री से आपको पता है कि भाई ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम ही है, लेकिन ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो आइए देखते हैं। ये डिस्टेंस निकाला तो मैंने कहा यार देखो ये एंगल है थीटा, ठीक है, और हमारे पास ये वाली जो डिस्टेंस है वो है कितनी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, तो इसके हिसाब से ये आ जाएगा b sin थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर होता है हाइपोटेनियस इनटू साइन थीटा, क्या आ जाएगा b sin थीटा। अब तुम बोलोगे साइन थीटा की वैल्यू तो हमको पता नहीं, मैंने कहा पता है। कैसे पता है, इस बड़े वाले ट्राइंगल को देखो, बड़े वाले ट्राइंगल को अगर मैं देखूंगा तो साइन थीटा अपने पास आ जाएगा पर, इस बड़े वाले ट्राइंगल के हिसाब से साइन थीटा इज a एंड दिस लेंथ इज व्हाट, हाइपोटेनियस। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, वो आ जाएगी a अपॉन अंडर रूट ऑफ a² प्लस b।
अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी। बस निपटा दिया ये सवाल भी, इसमें भी कुछ। I3 जो आएगा वो आ जाएगा अपने पास, इसका मास डिस्टेंस इज बी साइन थीटा का स्क्वायर, और ऐसे कितने हैं 2, आ जाएगा 2m स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूट का स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा, खत्म। ये आपके पास क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय 3। तो कुल मिला के आदत ये डालनी है कि आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से निकालें। उम्मीद है यहां तक बात समझ में आ रही होगी। टाइम एक बार मैं देखूं, 40 मिनट, बड़ा स्लो पढ़ा है मैंने, 14 स्लाइड। अब हम बात करने जा रहे हैं रॉड के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। तो रॉड की जब हम बात करेंगे तो यहां पर क्या कह रहे हैं हम कि रॉड अगर रोटेट करती है और एक्सिस पास कर रही है यहां से, तो रॉड जो है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है। तो मैं क्या कहूंगा यहां पर, मैं यहां पे कुछ ऐसा कहूंगा कि आप ऐसा मान लो कि एक एलिमेंट है अपने पास, कितना, ये डीएम, ये एलिमेंट ले लिया मैंने, कितना, डीएम, और ये डीएम की यहां से जो डिस्टेंस है एक्सिस से, वही तो आपको निकालनी होगी। तो ये आपने कितनी, ये वाली जो डिस्टेंस आ जाएगी, ये आप क्या बोलेंगे, ये सॉरी ये सेपरेशन जो है ये कितना आ जाएगा, dx। इसका मास जो है वो मैं कह दूंगा कितना, dm। आप जानते हो कि l लेंथ का मास जो है वो m है। ये सेंटर ऑफ मास में हमने खूब बार कर लिया है, तो अब मैं इस पे इतना ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। तो l लेंथ का मास जो है वो m, तो यूनिट लेंथ का मास है m/l। तो dx लेंथ का मास जो है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा m/l इंटू, जैसे कि 10 मीटर का मास है 10 केजी, तो 1 मीटर का मास 1 केजी, तो 2 मीटर का मास 1 इंटू 2 केजी, दैट इज 2 केजी। एल लेंथ का मास है m, तो यूनिट लेंथ पे कितना मास हो जाएगा, m/l। तो dx लेंथ का मास हो जाएगा m/l dx। तो ये जो है वो dx की वैल्यू नहीं है, ये dm की वैल्यू है। dm इज एक्चुअली m/l इंटू, अब हम क्या कहेंगे कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दो। भाई इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, वो आ जाएगा dm इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस अपनी कितनी है, x दूरी पर है, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो वो हम कहेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डी आई। इंटीग्रेशन ऑफ डी आई से क्या मतलब होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई से जो मतलब होगा वो होगा, dm है अपना m/l इंटू एक्स, और इधर आ जा रहा है अपने पास एक्स स्क्वायर। तो x की जो वैल्यू है वो आ जा रही है x इक्वल्स टू l तक, m/l, और अंदर देखो m/l जो है वो कांस्टेंट आ जाएगा। भाई इस बात को समझना, बस इंटीग्रेट करना है। तो dm की वैल्यू पट की हमने, और एक्स स्क्वायर एज इट इज, तो m/l बाहर आ गया, और लिमिट, तो ये रॉड कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक। सबसे पास वाला एलिमेंट होगा x इक्वल्स टू 0 पे, और सबसे दूर वाला एलिमेंट होगा x इक्वल्स टू l पर। इसलिए लिमिट जो है वो अपनी 0 से l तक आई है। अब यहां से अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं, तो ये आ जाएगा m/l, और ये आ जाएगा l स्क्वायर बाय, ओहो, l³/3, l³/3। या नहीं समझ में आया है तो ऐसे देख, क्या करेंगे इसको, ये आ जाएगा x³/3, और लिमिट आ जाएगी 0। एक बार मैं डालूंगा क्या, एक बार मैं डालूंगा यहाँ पर l, और एक बार डालूंगा 0, ये आ जाएगा अपने पास m/l, l³/3, ये आ जाएगा ml²/3। तो ये रटना है फॉर्मूला, भाई रट्टा मारना है इसको। रॉड का कितना होता है, ml²/3। When the axis is passing from the end, तब आपका क्या आ रहा है, ml²/3। ठीक है, ऐसे ही अब अगर मैं यहां पर पूछूं, ये रटना है आपको ml²/3, तो अगला सवाल क्या है, अगला सवाल आपको ये कह रहा है कि रॉड है और आपको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, जो यहां से x दूरी पर है। रॉड आपकी यूनिफॉर्म ही है, लेकिन खास बात यह है कि कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूजिंग प्रीवियस रिजल्ट। प्रीवियस रिजल्ट को यूज करते हुए, दैट इज ml²/3 को यूज करते हुए आपको यूज करना है, ये आंसर निकाला, लेकिन विदाउट यूजिंग इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इस्तेमाल नहीं करना है इस बार, प्रीवियस रिजल्ट को यूज करना है। वीडियो को पॉज करो, निकालो। पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी नहीं लगाओगे, ध्यान रखना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं पढ़ाई है अभी। ठीक है, यहां क्या करूंगा मैं, वीडियो पॉज करके तुम सोच सकते हो। बाकी इधर हिंट ये है कि एक रॉड मैंने ये मान ली, दूसरी रॉड मैंने ये मान ली, दूसरी रॉड मैंने ये मान ली, तो अलग अलग रॉड है। इसका मास है अपना कुछ m1, और इसका मास है अपना कुछ m2।
इसकी लेंथ अपने पास है कुछ x और इसकी लेंथ है अपने पास l माइनस एक्स। क्या ये एक्सिस इन दोनों रॉड्स के एंड से जा रही है? जी हाँ। ये रॉड इतनी सी है तो इसके एंड से भी जा रही है, और ये रॉड इतनी सी है इसके भी एंड से जा रही है। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया में यहाँ पर क्या कहूंगा? टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कहूंगा यहाँ I1 प्लस I2। क्या ये बात समझ में आई? टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एक्चुअली I1 प्लस I2। और I1 कितना लिखूंगा मैं? I1 में लिखूंगा इसका मास जो कि है m1, इसकी लेंथ जो कि है अपने पास x, ml स्क्वायर बाय 3, और I2 कितना लिखूंगा? ml स्क्वायर बाय 3। ठीक है, तो ये तो आया अपने पास m1 और m2 के टर्म्स में, लेकिन m1 भी तो निकालना पड़ेगा भाई साहब। तो यूनिट लेंथ का मास है m बाय l, तो x लेंथ का मास होगा m बाय l इंटू x। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। l लेंथ का मास m, तो यूनिट लेंथ का मास है m बाय l। 1 मीटर का मास m बाय l, तो x मीटर का मास m बाय l इंटू x। ऐसे ही ये कितना आ जाएगा? यूनिट लेंथ का मास m बाय l, तो l माइनस x लेंथ का मास कितना। उठा के वैल्यूज को यहाँ पे पटको तो तुम्हारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कुछ आएगा m बाय l, और ये आ जाएगा x क्यूब बाय 3। और ऐसे ही अपने पास इधर से क्या आ जा रहा है? ये m बाय l माइनस का क्यूब बाय 3। यहां से अगर आप देखोगे तो ये आ जा रहा है m बाय l, और ये आ जा रहा है x क्यूब प्लस l माइनस x का। अब इसको सॉल्व करके लिखना चाहते हो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तरीका ये रहेगा, तरीके से ये क्लियर। इस तरीके से आप इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकाल सकते हैं। अब एल की वैल्यू कुछ और दी गई होती तो मैं फटाक से निकाल देता, उसमें कोई दिक्कत आती ही नहीं। ये बात समझ में आई होगी। इस तरीके से यू कैन फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आओ अगले सवाल पे आते हैं। तो अगले सवाल पे अब क्या कह रहा है कि रॉड जो है वो थोड़ा सा टिल्टेड है, और कितने एंगल पे है? थीटा एंगल पे, और एक्सिस कुछ ऐसे है। मतलब पहले तो रॉड ऐसे घूम रही थी, अब जो है ना ऐसा ऐसे घूम रही है, ऐसे 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 चारों तरफ। समझ में आ रही है बात? मतलब अगर मैं ऐसे ले रहा हूँ ना, मैं मान लो मैं अब एक्सिस हूँ, ऐसे कर देता हूँ। मान लो मैं अगर एक्सिस हूँ, ये ऐसे घूम रही है, अभी रॉड ऐसे घूम रही है। आई क्या बात समझ में? रॉड इज मूविंग लाइक दिस, रोटेटिंग लाइक दिस। ये एक्सिस है और एंगल कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट एंगल के हिसाब से रॉड घूम रही है। ये रॉड है, रॉड मेरा हाथ हो गया। करेंगे क्या? तरीका आपका वही रहेगा, है ना? तो ये क्वेश्चन है, लेकिन इसके रिजल्ट को रटना है आप। ठीक, यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ अपना जो है, मान लो भाई सेम कहानी की, भाई हमने क्या कह दिया? हमने कह दिया कि यार ये वाली जो डिस्टेंस है वो है आपके पास कितनी? l। परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखनी है आप, ठीक है? या इसको मैंने r कह दिया, मान लो ये है अपना कितना, और ये जो डिस्टेंस है इसको मैं कह देता हूँ x, और ये कितना है? ये है अपना d। भाई ये x है तो ये तो d, ये dx ही होगा। इसके अलावा जो चेंज आएगा उसको dx बोलो। अगेन dm की वैल्यू तो आपकी अगेन वही आएगी कि m बाय l इंटू dx। क्या देते हैं इसको भी? di कितना बोलूंगा? di बोलूंगा dm इंटू आर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर नहीं बोलूंगा इस बार, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखनी है। और r क्या कहेंगे हम? ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा है, इसमें ये हाइपोटेनियस है और ये है परपेंडिकुलर। r की जो वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ x, वो आ जाएगी x sin थीटा। खत्म। साइन थीटा अपने पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज r बाय x। तो r की वैल्यू आ जाएगी x sin थीटा। आगे हमने यहाँ पे m की वैल्यू रखी जो आ रही है m बाय l इंटू dx, और r की वैल्यू रखी वो जो आ रही है x sin थीटा और इसका स्क्वायर। यहां से टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, या दूसरे शब्दों में कहें तो ये आ जाएगा m बाय l एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और dx। अगेन लिमिट ऑफ एक्स इज व्हाट? इट इज 0 टू l। एलिमेंट आपका यहां से स्टार्ट होकर यहां तक जा रहा है, तो l की x की वैल्यू कितनी जा रही है? x की वैल्यू 0 से l तक जा रही है। चेंज क्या नहीं हो रहा है? ये थीटा चेंज नहीं हुआ है साहब। एलिमेंट चाहे आप ये वाला उठाए, कोई सा भी उठाए, ये एंगल तो थीटा ही रहेगा। थीटा आपका कांस्टेंट है, तो इसको बिल्कुल इज्जत के साथ ले लें आप बाहर, तो आपके पास आंसर में आ जाएगा ये m बाय l साइन स्क्वायर थीटा, और अंदर वही सेम इंटीग्रेशन है तो ये आ जाएगा l क्यूब बाय 3। कुछ नयापन नहीं है, मतलब नयापन नहीं है, बस एक थोड़ा सा चेंज आ रहा है। पहले ml स्क्वायर बाय 3 था, अभी क्या आ रहा है? साइन स्क्वायर थीटा, और एक एक्स्ट्रा टर्म आ जा रही है। ये फॉर्मूला रट ही लेना कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा इस रॉड का।
उम्मीद है आप थोड़ा सा समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से अपने को चलना होता है, किस तरीके से चीजों को निकालना होता है। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले सवाल की। यहाँ पर दिया गया है अपने को एक यूनिफॉर्म रिंग और इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। और मैं यूनिफॉर्म, चलो अभी यूनिफॉर्म लेके, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। रिंग मतलब का क्या है? रिंग का मतलब मास सिर्फ यहीं पे डिस्ट्रीब्यूटेड है बाहर की तरफ, ठीक है। और एक्सिस कैसी है? एक्सिस है ऐसी, सेंटर से जाती हुई इसके परपेंडिकुलर। तो ये या तो या तो ये ऐसे घूम रहा होगा या ऐसे घूम रहा होगा। तो यूनिफॉर्म रिंग भी ले लो या नॉन यूनिफॉर्म रिंग भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम क्या कहेंगे, हम तरीका वही हमारा यही रहेगा कि भाई हम लेंगे एक छोटा सा एलिमेंट, तो हम कहेंगे डीएम, और इस छोटे से एलिमेंट की जो डिस्टेंस है यहां से वो कितनी है? आर। एक्सिस से हर एलिमेंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है। ध्यान से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। अगर आपके पास डी आई की वैल्यू में पूछूं तो आप बिल्कुल बेझिझक बोलेंगे कि सर डीएम इंटू आर स्क्वायर। और अब मैं आपसे कहूं कि भाई टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, तो आप अगेन कहेंगे कि सर इंटीग्रेट कर दो। लेकिन कुछ लोग जो शायद पहली बार पढ़ रहे हैं वो यही बोलेंगे सर डीएम को लिखेंगे फिर इंटीग्रेट करेंगे। भैया जरूरत नहीं है यहाँ पर। क्यों? यहाँ पर एक खास बात हो जाती है और वो बात ये है कि ये जो मास है रिंग पे वो सिर्फ सरकमफेरेंस पे ही है, और सरकमफेरेंस पे होने की वजह से हर मास कितनी दूरी पर है? आर दूरी पर है। हर मास कितनी दूरी पर है? आर दूरी पर है। हर मास कितनी दूरी पर है? आर दूरी पर है। आर दूरी पे होने की वजह से क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि हर एलिमेंट की डिस्टेंस अगर आर ही है तो ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी हो गई, तो ये आ जाएगी बाहर, और अंदर क्या बचेगा? डीएम। अब डीएम का इंटीग्रेशन का क्या मतलब है? सारे मास को जोड़ देना, और सारे मास को जोड़ के क्या मिलेगा वो तो मुझे पता ही है। क्यों मैं इंटीग्रेट करूं? मुझे पता ही है सारे मास को ऐड करके तो मुझे एम ही मिलेगा, तो ये आ जाएगा एम आर स्क्वायर। और क्या ये मास यूनिफॉर्म होने की जरूरत है क्या? जी नहीं। भाई मुझे ये बताओ कि अगर ये मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता या नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता, मतलब कहीं से रिंग हल्की होती, कहीं भारी होती, कहीं बहुत ज्यादा भारी होती, तो भी क्या फर्क पड़ता? तब भी माना एक डीएम की वैल्यू अलग अलग जगह पर अलग अलग है, लेकिन तब भी इधर तो यही आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, और तब भी आर स्क्वायर तो बाहर ही आता, और उस केस में भी ये एम ही बनता। तो आप ये बात ध्यान रखो कि यहां पर ये जो फॉर्मूला आएगा इसका वो आ जाएगा एम आर स्क्वायर इसके। अब मैं आपको एक स्पेशल केस बताने जा रहा हूं, और वो ये है कि जो ये कंसेप्ट मैं यहां पे देख पा रहा हूं, ये कंसेप्ट मुझे कह रहा है कि अगर एक्सिस से हर मास या हर एलिमेंट का डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं हो रहा, तो हर बार डी आई को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ये आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ डीएम आपका जो है एम बन जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी केस में ऐसा हो रहा है जब पूरी आपके पास रिंग है, और भी ऐसे केसेस हो सकते हैं जिसमें हर एलिमेंट की एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर ही हो। जैसे कि अगर मैंने रिंग का एक हिस्सा ले लिया, रिंग का एक टुकड़ा ले लिया, अब ऐसा मत कहना कि वो रिंग का टुकड़ा है तो उसका मास थोड़ा कम होगा। हाँ भाई, वो इस पूरी रिंग के मास से तो कम ही होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस टुकड़े के मास को इस बार मैंने एम कह दिया, इतने से टुकड़े को मैंने क्या कह दिया? एम। तो क्या इसका हर एलिमेंट आर यूनिट्स के दूरी पे नहीं है? जी है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इज व्हाट इट इज, एम आर स्क्वायर। रिंग का चाहे टुकड़ा ही हो क्यों ना हो, एम आर स्क्वायर ही आएगा, और ये नॉन यूनिफॉर्म के यूनिफॉर्म कुछ भी हो। ऐसे ही हॉलो सिलेंडर, भले ये मास यूनिफॉर्म हो कि नॉन यूनिफॉर्म हो, अरे भाई क्या फर्क पड़ता है? तुम खुद सोचो कि यहां पर मैं कह रहा हूं ये हॉलो सिलेंडर है, मतलब सिलेंडर के सरफेस पे तुम कहीं भी चले जाओ तुमको एक्सिस से जो दूरी मिलेगी वो आर मिलेगी। तो क्या जो मैंने बात आपको पिछली स्लाइड में बताई वो यहां पर भी वैलिड हो रही है क्या, कि हर मास एक्सिस से कितने दूरी पर है? वो आर दूरी पर ही है। तो क्या यहां पर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लिख दोगे क्या कि एम आर स्क्वायर? कंसेप्ट में मजा है। एक बार मुझे ध्यान आया कि एक बार एक कमेंट पढ़ा था जिसमें बच्चे ने कहा था सर आप बस पढ़ाते ही पढ़ाते हो, आप है ना बाकी कुछ बात ही नहीं करते, इंटरेक्ट ही नहीं करते। यार इसके पीछे दो वजह है, अभी तो एक ही वजह सुन लो। सबसे बड़ी जो मेन वजह यह है कि भैया अपने पास टाइम थोड़ा कम है, हम थोड़ा लैग चल रहा है, तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि यार और बातें ना करके सीधे मैं पढ़ा दूं। अब एक तरीका है कि मैं थोड़ा कम पढ़ा दूं, तो मैं कम पढ़ाने के मतलब पक्ष में मैं कभी रहता नहीं। मैं सोचता हूँ कि यार बच्चा पढ़ने आया है सब कुछ ही पढ़ के जाए, है ना। उसके साथ जो है थोड़ा सा वो नहीं करनी चाहिए, क्या कहते हैं, मक्कारी नहीं करूं मैं, है ना।
थोड़ी सी मक्कारी, हाँ। तो मैं यहाँ पे सब कुछ ही पढ़ाऊँ, ठीक है। दूसरी बात सर, फिर कोर्स पीछे कैसे हो गया? तो यार पीछे इस तरीके से हो गया कि आप अपने को जो है ना 2-2 घंटे के लेक्चर लेने चाहिए। फिर यार 2-2 घंटे के जब लेक्चर हो रहे थे, 1-1 घंटा 50-50 मिनट के, फिर यार बच्चे कह रहे थे कि सर हम थोड़ा सा बोर हो रहे हैं यार, लेक्चर को शॉर्ट रखा करो। तो लेक्चर को शॉर्ट रखने की वजह से हमारा जो कोर्स है थोड़ा सा पीछे हो गया है अभी, है ना। खैर उसको हम कवर अप करेंगे और वो तुम्हें भी झेलना ही पड़ेगा। चलिए, यहाँ पर जो मैं आपको समझा रहा हूँ क्या बात है, वो बात यह है कि हॉलो सिलेंडर जिसमें मास जो है वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस के ऊपर है, तो वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, mr²। और वहीं अगर मैं ऐसे हॉलो सिलेंडर की बात कर रहा हूं जो कुछ हिस्सा उसका टूटा हुआ है, बाकी जहां भी मास है वो है तो अभी भी कैसा है, अभी भी वो कैसा एक्सिस से r यूनिट्स की पर ही है। इस केस में भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका mr² ही आएगा, क्योंकि अगेन दैट सेम वैलिड इन दिस केस इन विच हम कहते, जिसमें हम क्या कहते हैं कि एवरी element of that body is at a distance of r units from the axis। यहां पर भी ऐसा ही है, हॉलो है ये, हॉलो खोखला है, खोखला हॉलो इनकम्प्लीट सिलेंडर बोलते हैं। अब ऐसा मत कहना उसका मास थोड़ा सा कम होगा, मैंने कहा जितना मास है उसको मैं m बोल रहा हूँ। हमारे पास एक टुकड़ा, अगर तुमको कोई मैं टुकड़ा दूंगा तो ऐसा थोड़ी ना बोलूंगा कि पूरे सिलेंडर का मास इतना था, मैं तो कहूंगा ना इस टुकड़े का मास इतना है। टुकड़े का मास m है, पूरे सिलेंडर का नहीं, इस टुकड़े का मास m है, तो ये भी कितना आ जाएगा, mr² आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि जब आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है और एलिमेंट, हर एक एलिमेंट r यूनिट्स की दूरी पे है, तो आप सीधे सीधे ये फॉर्मूला लगा सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो यहां आपसे मैं पूछ रहा हूं कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस रॉड, जो कि मास है इसका m और l, सॉरी मास है इसका m और लेंथ है उसकी l, और एक्सिस आपकी ऐसी दे रखी है। क्या यहां पर भी तुम ये बात समझ पा रहे हो? तो ये एक्सिस है r है। क्या इस रॉड का हर एलिमेंट एक्सिस से r यूनिट्स की दूरी पर है क्या? क्या इस रॉड का हर एलिमेंट एक्सिस से r यूनिट्स की दूरी पर है क्या? है, क्योंकि ये आपके पास पैरेलल है इससे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, mr²। यहां कितना आ जाएगा, एक्सिस रॉड पे लाई करके, हर एलिमेंट एक्सिस पे लाई कर रहा है, मतलब r0 है हर एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तरीके से आप क्या कर सकते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। तो कुछ बातें हमने करी, कुछ बातें अभी हम और करेंगे, और अब हम पहुंचेंगे और बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे डिस्क की। तो मतलब अंदर से भी ये पूरा भरा है, और जैसा कि आप जानते हो सेंटर ऑफ मास में मैंने पढ़ाया है, प्याज को काटोगे तो उसके अंदर जो रिंग्स बनेगी, रिंग्स से मिलके वो प्याज का पूरा एक डिस्क बना है। ये डिस्क को आप क्या मान सकते हो कि ये बहुत सारी रिंग्स से मिलके बनी है, आप बिल्कुल ये मान सकते हो बनी है बहुत सारी रिंग्स से मिलकर डिस्क जो है वो, मतलब आप ऐसा कह दो कि एक ये रिंग आ गई, तो हमने क्या कहा, हमने कहा यहां पर इसकी रेडियस है r, और इसका जो ये थिकनेस है ना, थिकनेस है dr। ऐसी ऐसी रिंग्स, अगर आप सबसे छोटी रिंग लेंगे, फिर और बड़ी रिंग और बड़ी रिंग और बड़ी रिंग, ऐसे करते करते पूरी डिस्क बन जाएगी। छोटी रिंग, फिर उससे थोड़ी बड़ी रिंग, फिर और बड़ी रिंग, चढ़ाते जाओगे चढ़ाते जाओगे चढ़ाते जाओगे, एक रिंग बन जाएगी। तो ये जो डिस्क है वो बनी हुई है बहुत सारी रिंग से मिलकर, और सबसे छोटी रिंग का रेडियस है स्मॉल 0, और सबसे बड़ी रिंग का रेडियस है कितना, कैपिटल। तो यहां से मेरे को सबसे पहले बात करनी है इसके डीएम की। मेरे हिसाब से ये बात शायद सबको क्लियर हो। जब ये रिंग को मैं निकालूंगा, काटूंगा और स्ट्रेट करूंगा, तो अपने पास कुछ ऐसा मामला दिखेगा। कितनी लेंथ दिखेगी भाई इसकी, ये लेंथ अपने को दिखेगी 2πr। इसकी लेंथ कितनी, 2πr, और ये थिकनेस कितनी दिखेगी, ये थिकनेस दिखेगी dr। तो ये जो स्ट्रिप का एरिया आ रहा है, ये एरिया कितना आएगा, इसका एरिया आएगा 2πr dr। सर एरिया की क्यों बात कर रहे हो, क्योंकि यार डिस्क के ऊपर जो मास है वो पूरे एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, ठीक है। इस वजह से अगर मैं कहता हूं यहाँ पे सिग्मा जो कि है मास डेंसिटी, तो क्या आ जाएगी, टोटल मास ऑफ द डिस्क अपॉन टोटल एरिया, दैट इज बाय r²।
अगर मैं डीएम की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो डीएम मेरे पास कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा मास डेंसिटी यूनिट एरिया पे जितना मास है इनटू टोटल एरिया। भाई इस रिंग का अगर मुझे मास निकालना है तो मैं क्या पता कर लूं, मैं इस रिंग का एरिया पता कर लूं, जो मैंने पता कर लिया, क्योंकि मुझे यूनिट एरिया पे कितना मास है वो पता है। जैसे मान लो मैं तुम्हें कहता हूं कि भाई एक मैगी का पैकेट जो है 10 रुपए का आता है, वैसे 12 का आता है शायद, है ना, लेकिन चलो 10 का आता है भाई, हम पुराने जमाने के हैं, तो हम है ना, हमारे टाइम पे तो है ना, इतने पुराने हो क्या, हाँ यार। हम क्या बोल रहे हैं कि सिग्मा यूनिट एरिया, जैसे मैंने कहा एक मैगी मान लो 10 रुपए की आती है, तो मैंने कहा तीन मैगी के पैकेट कितने क्या, तुम बोलोगे 10 इंटू 3, मैंने कहा 5, 5 इंटू 10, मैंने कहा 6, 6 इंटू 10। मतलब एक की प्राइस अगर तुम्हें पता है तो बाकी फिर नंबर्स को तुम अपने आप डील कर लोगे। मैं यही कह रहा हूं कि अगर 1 मीटर स्क्वायर पे जो मास है वो तुम्हें पता है, तो तुम ये बता सकते हो कि फिर डीए मीटर स्क्वायर पे कितना मास होगा। हालांकि यहां पर ये डिस्क कैसी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म, कि मास आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तभी आप ये बात कर सकते हो। तो डीएम में क्या कहूंगा, रिंग के अंदर ध्यान रखो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म कुछ भी चलेगा, लेकिन यहां पे यूनिफॉर्म ही होना चाहिए, अदरवाइज मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि सिग्मा जो है वो फिर वेरिएबल हो जाएगा। डीएम जो आएगा वो आएगा सिग्मा इंटू डी। ये थोड़ा सा फास्ट में इसलिए जा रहा हूं क्योंकि ये कहानी हम सेंटर ऑफ मास में बढ़िया से कर चुके हैं, एकदम बढ़िया से, ठीक है। अब तुम कहोगे अरे हमने तो सेंटर ऑफ मास पढ़ा ही नहीं, तो पढ़ा नहीं तो जाके पढ़ो, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, और फिर यहां पे आओ, ठीक है। तो अब मैं क्या कह रहा हूं कि dm इज इक्वल टू सिग्मा डी, तो सिग्मा की वैल्यू आ जा रही है अपने पास m बाय पाई आर स्क्वायर, और da अपने पास आ रहा है पाई स्मॉल आर डी आर, तो पाई से पाई उड़ गया, तो ये आ जाएगा 2mr बाय कैपिटल आर स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ dm। अब हम जो है इंटीग्रेट करने को एकदम तैयार है, और इंटीग्रेशन में हम क्या बोलेंगे कि डी आई, तो डी आई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, ये एक रिंग है और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर, लेकिन इस रिंग का मास है डीएम और इसकी रेडियस है स्मॉल आर, तो इसलिए मैं ये कहूंगा, तो जो अपने पास आई आएगा, तो आई कितना आएगा भाई, आई आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, सारे रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर दो, ऐड कर दो मतलब इंटीग्रेट कर दो, और डीएम की वैल्यू उठा के हम पटकेंगे यहाँ पर कितना 2mr अपॉन आर स्क्वायर, और एक आर स्क्वायर इधर है तो एक क्यूब आ जाएगा, और आर की लिमिट लगेगी 0 से कैपिटल आर तक, तो जो कांस्टेंट है वो आएगा बाहर, तो 2mr बाय आर स्क्वायर ये बाहर आ गया, और आर क्यूब का इंटीग्रेशन आ जाएगा r4/4, लिमिट लगेगी 0 से यहां तक, वैल्यू रखोगे आंसर आ जाएगा mr स्क्वायर बाय 2, खत्म। This is the moment of inertia of the disk about this axis, ऐसी जो जा रही है from the center and perpendicular to the plane of the disk, mr स्क्वायर बाय 2। आओ अब कहानी सुनो। कहानी ये है कि अगर आपके पास, मैंने कहा कि ये डिस्क है, इस डिस्क के मैंने n टुकड़े कर लिए, तुम बोलोगे n क्यों बोल रहे हो, हम तो गिन सकते हैं, आपने जो है टोटल 8 टुकड़े किए। मैंने कहा यार वो 8 से ज्यादा करता तो फिर वो गच और पच हो जाती, तो इसलिए हमने क्या किया कि n टुकड़े मान लिए इसके, है ना, बात को समझना। तो आप 8 टुकड़े कर सकते हो, 7 कर सकते हो, 6 कर सकते हो, 10 कर सकते हो, 100 कर सकते हो, 1000 कर सकते हो, आइडेंटिकल टुकड़े किए गए हैं। तो अगर मैंने इसको n पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, n पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और हर एक पार्ट का मास मैं कह रहा हूं स्मॉल m, तो बताइए स्मॉल m की वैल्यू कितनी होगी, तो आप सीधे सीधे कहेंगे सर m बाय n, कोई मेरे हिसाब से किसी को शक नहीं होना चाहिए। मैंने पूछा कि यार यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, तो तुम कहोगे सर अभी अभी तो आपने निकाला है कि टोटल मास जो कि है m और r स्क्वायर बाय 2, मैंने कहा बात तो सही। अब मैंने पूछा कि भाई यार यहां का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आना चाहिए, इस वाले हिस्से का, उस n हिस्सों में से एक हिस्सा पिज्जा का स्लाइस टाइप का हिस्सा, और इसके अबाउट अगर या तो ये ऐसा रोटेट करे या ऐसा रोटेट, तो आपको बताना है कि बताओ कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। तो गौर से सुनना, इन सभी हिस्सों से मिलके पूरी डिस्क बनी हुई है, हर हिस्सा आइडेंटिकल है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आई नॉट है तो इसका भी आई नॉट होगा, इसका भी आई नॉट होगा, इसका भी आई नॉट, आई नॉट, आई नॉट, आई नॉट, आई नॉट, सभी का आई नॉट होगा। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या, यहां पर जो अपना टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो अपने पास आ रहा है हर पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू दैट पार्ट। भाई सभी पार्ट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर दो, हर पार्ट आइडेंटिकल है इसलिए इनटू n भी कह सकता हूं मैं, और आपके पास यहां से आई नॉट की वैल्यू आ गई i बाय n,
आई बाय एन का मतलब हो गया mr² बाय 2 बाय n, और ये आपके पास आ गया, देखो क्या शानदार धमाकेदार एकदम प्यारा प्यारा रिजल्ट, दैट इज mr² बाय 2, mr² बाय 2। व्हाट इज m? m इज द मास ऑफ दिस स्लाइस। तो भैया पूरी डिस्क का मास अगर m है तो भी mr² बाय 2, और उसका एक अगर स्लाइस उठा लोगे तो भी mr² बाय 2। ये इतने से हिस्से का मास है, ध्यान से सुनना, mr² बाय 2 ही रहेगा। कितना सा भी पतला सा स्लाइस काट लो, mr² बाय 2 ही मैं लिखूंगा। ध्यान रख, उम्मीद है इतनी बात तुमको आई होगी समझ में, और यहां तक कोई तकलीफ तुमको होगी नहीं। ठीक है, तो ये हम कहेंगे वैल्यू इस, ठीक है। और सुनो, और अगर मैं कहता हूं सॉलिड सिलेंडर, अब सॉलिड सिलेंडर किससे मिलके बना है भाई? डिस्क के ऊपर डिस्क पे ले जाओ, एक डिस्क थी और एक और डिस्क रख दो, एक और डिस्क रख दो, एक और डिस्क रख दो, डिस्क के ऊपर डिस्क रखे जाओ और काम किए जाओ। क्या ये बात समझ में आ रही है? डिस्क के ऊपर डिस्क रखने से आपका सॉलिड सिलेंडर बच जाएगा। तो एक डिस्क आते हैं और उसका मास बोलते हैं। तो अगर इसका मास dm है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना कहेंगे हम कहेंगे यार dmr² बाय 2। और मैंने कहा यार टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो तुम कहोगे इंटीग्रेशन ऑफ डी आई। इंटीग्रेशन ऑफ डी आई का मतलब क्या हुआ? इंटीग्रेशन ऑफ डी आई का मतलब ये हुआ कि यहां अंदर जो है वो आ जाएगा dmr² बाय 2। r² बाय 2 जो है उसको आप निकाल लो बाहर एकदम इज्जत से, और अंदर क्या रह गया dm, क्यों निकाल लो बाहर? क्योंकि हर डिस्क का r तो सेम ही है। तो यहाँ पे ये इंटीग्रेशन ऑफ dm आ गया। वैसे ये करना नहीं चाहिए था मुझे, लेकिन फिर भी मैंने कर दिया। क्यों नहीं करना चाहिए था यार? आपको समझ में आना चाहिए, डिस्क के ऊपर डिस्क के ऊपर डिस्क के ऊपर डिस्क रखूंगा तो m1r, देखो क्या होगा, मान लो पहली डिस्क का मास है m1, दूसरी का m2, तीसरी का है m3, ऐसे करते करते तुमने n डिस्क रख दी, तो m1r² बाय 2, m2r² बाय 2, m3r² बाय 2, mnr² बाय 2 सभी को कर दो ऐड, तो r² बाय 2 कॉमन निकलेगा, और m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस mn क्या देगा आपको? वो देगा टोटल मास। सीधे सीधे ये रिजल्ट आ जाएगा। तो आप समझो कि अगर आपके पास क्या है, आपके पास एक डिस्क है, तो डिस्क के ऊपर डिस्क रखने से क्या बनेगा? सॉलिड सिलेंडर बनेगा। तो फॉर्मूला वही रहेगा mr² बाय 2। जैसे रिंग का क्या आता था भाई? रिंग का आता था mr², तो रिंग के ऊपर रिंग रखने से क्या बन जाएगा? हॉलो सिलेंडर। तो क्या आ जाएगा? mr² ही आता है उसका। और एक चीज बताता हूं, देखो सुनो, और एक चीज बताता हूं, जैसे मैंने क्या कहा, रॉड के ऊपर रॉड रख दी। कह रहा क्या कह रहे हैं सर, रॉड के ऊपर रॉड से क्या? अरे मैंने कहा यार ये रॉड है ना, तुमने कहा ये तो दरवाजा है, ये तो स्लैब है, तो मैंने कहा यार रॉड मान लो, रॉड के ऊपर रॉड के ऊपर रॉड के ऊपर रॉड 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 रॉड, बहुत सारी रॉड, खूब सारी रॉड। आई क्या बात समझ में? तो यहाँ पर ये बहुत सारी रॉड्स रखी हुई है, एक का मास m1, दूसरे का m2, m3, m4, m5, m6, ऐसा करते करते मैंने कहा यार ये जो है मान लो लेंथ थी अपनी a और ये लेंथ थी अपनी b, और इसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। क्या इसको मैंने I1 बोला? क्या मैं I1 को डायरेक्ट लिख सकता हूं क्या भाई कि ma² बाय 3? क्यों? m1a² बाय 3, m2a² बाय 3, m3a² बाय 3, ऐसा करते करते mna² बाय 3, a² बाय 3 कॉमन आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा? m1 प्लस m2 प्लस mn, जो कि है टोटल मास। उठा के सीधा चेप दो ये आंसर, ma² बाय 3। क्लियर है क्या ये बात? आओ और आगे बात करें। तुमने कहा सर जी ये वाली एक्सिस ले लेंगे, तो मैंने कहा तो अब तुम तो खुद ही बता दोगे ये तो। बोले तभी तो हम पूछ रहे हैं, हम बता देंगे, तभी तो हम कह रहे हैं। ऐसा जब एक्सिस ले लेंगे तो ऐसी ऐसी रॉड्स मान लो, इन सभी रॉड्स के एंड से वो एक्सिस पास कर रही है, तो m1b² बाय 3, m2b² बाय 3, m3b² बाय 3, mnb² बाय 3, m mb² बाय 3। खत्म मामला एकदम। आई क्या बात समझ में? थोड़ा सा अच्छा बना देते हैं, है ना भाई? ये आपके पास जो है वो क्या आएगा? वो आएगा आपका रिजल्ट, रिजल्ट। हमारा इस तरीके से आप जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं, है ना? ये अपना दरवाजा हो गया, दरवाजा या रेक्टेंगल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलिए आगे बढ़ते, बात करते हैं हॉलो स्फीयर। टाइम पे एक बार नजर डालें, क्योंकि यार मेरे को टाइम का देखना पड़ता तुम लोग।
अपना थोड़ा सा लैग होते हैं, खैर कोई बात नहीं। तो हमने कहा यार ये जो है अपना है हॉलोस्फीयर, तुमने कहा अच्छा हमें तो पता ही नहीं था, मैंने कहा तो फिर पता करो। और अब हम क्या कहेंगे, ये हॉलोस्फीयर बहुत सारे रिंग्स से मिलके बना है रिंग्स। आई क्या बात समझ में? ये रिंग्स से मिलके बना है, और ये रिंग्स ऐसी आपको, और देखा यार ये है इसकी पट्टी की चौड़ाई है इतनी। ओके तो ये है अपना आर, दिस इज एक्चुअली आर। शायद आप समझ पा रहे हो कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल है थीटा, एंड दिस इज आर, सो दिस हरा हरा इज आर डी थीटा। आई बात समझ में? तो अब सबसे पहले जो है इस रिंग का मास लिखना है, तो ये रिंग को इधर से मैंने निकाला, काटा, खोला, तो 2 पाई आर की लेंथ आएगी। तो अपने पास ये एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप आएगी रिंग के फॉर्म में, रिंग की शक्ल में जो है रेक्टेंगुलर हो रहा है। हाँ जी, तो ये अपने पास एक ऐसी पट्टी आ जाएगी इस रिंग को काट के सीधा करने, और छोटा सा है ये भाई, इसकी जो ये रेडियस है ना, ये बैक करने पर कई बार कुछ चीज बढ़ जाती है, फिर ये आ जाएगा अपने पास आर डी थीटा, ये चौड़ाई है इसकी आर डी थीटा, और ये जो लंबाई है वो कितनी है, वो है 2 पाई स्मॉल आर। और आपको जो है यहां से क्या निकालना है, आपको यहां से निकालना है इसका मास। सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात तो यही है। तुम जानते हो यार हॉलो स्फीयर के अंदर भी पूरा मास जो है वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मैं क्या निकालूंगा, मास डेंसिटी मेरे पास होगी F बाय 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब सुनो इसकी कहानी। अब मैंने क्या कहा, अब मैंने कहा कि यहाँ इसका जो मास वो आ जाएगा हाँ इन, कोई बोला डी कितना है, मैंने कहा यार वो तो तुम ही बता दोगे, लेंथ इनटू पाई आर कैपिटल। अच्छा आर को सर क्या लिखेंगे, मैंने कहा यार देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है क्या, तुम बोले नहीं दिख रहा है अभी, हाँ सर दिख रहा है, ये एंगल दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, थीटा, ये हाइपोटेनियस है और ये परपेंडिकुलर है थीटा के हिसाब से, तो स्मॉल आर इज व्हाट इट इज, आर साइन थीटा। तो इस ट्राइंगल के अंदर स्मॉल आर, तो स्मॉल आर इज एक्चुअली व्हाट इट इज, आर साइन थीटा। आगे इसको यहां पे पटकेंगे और अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, डी एम जो मैं लिखने जा रहा हूं वो आ जाएगा सिग्मा, जो कि है अपने पास m बाय 4 पाई आर स्क्वायर इनटू व्हाट, इनटू एंड डी ए इज व्हाट इट इज 2 पाई आर, स्मॉल आर है आपके पास आर साइन थीटा, एक आर और है तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर, और इधर से आ जाएगा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर उड़ा दो, पाई से पाई उड़ा दो, 2 से जाएगा 2 टाइम्स, तो आपके पास आंसर आ जाएगा m बाय 2 साइन थीटा एंड डी थीटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट डी है। ठीक है, अब जो है हम क्या लिखने जा रहे हैं, अब हम लिखने जा रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सबसे पहले तो डीएम लिखा, इस रिंग का जो डीएम आएगा, रिंग का मैंने डीएम लिख लिया, और ये रिंग जो है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखोगे आप, डीएम आर स्क्वायर, क्योंकि एक्सिस इधर से जा रही है, तो याद आएगा आपके पास डी एम आर स्क्वायर। डी आई जो आएगा वो आ रहा है डीएम, जो कि आ रहा है एम बाय 2 साइन थीटा, तो यहां से ये है आर साइन थीटा, तो उसका स्क्वायर है, तो एक तो आ जाएगा कैपिटल का आर स्क्वायर और एक साइन स्क्वायर, तो पहले से एक साइन था, एक साइन स्क्वायर और आने से साइन क्यूब हो जाएगा, और इधर आ जाएगा अपने पास डी, दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, डी आई। नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट दिस होल थिंग, so to find I it is integration of what it is डी आई, और इंटीग्रेशन में अपने को क्या दिख रहा है, अपने को दिख रहा है m बाई 2 एम आर स्क्वायर बाय 2 साइन क्यूब थीटा एंड डी थीटा, और यहां पे अब थीटा की लिमिट लगानी पड़ेगी भाई, थीटा की लिमिट,
थीटा स्टार्ट हो रहा है अपना 0 से और फिर वो जा रहा है π/2 पे, फिर वो जा रहा है पाई पे। तो या तो आप सीधे से लिख दो कि थीटा इज व्हाट इट इज 0 से π/2, तो से पाई लिख दो, या लिख दो 0 से π/2 का डबल, क्योंकि 0 से पाई में जो इंटीग्रेशन आएगा वही पाई, 0 से π/2 में जो इंटीग्रेशन आएगा वही इंटीग्रेशन π/2 से पाई के लिए आएगा। लिख के लग जाता है, वो देखने पर दिख जाता है। क्यों? क्योंकि सिमेट्री है रे भाई, सिमेट्री है, सिमेट्री है, इसलिए जितना ये इतना यहां से यहां का इंटीग्रेशन भाई, ऊपर का जैसी रिंग है, जैसी रिंग आपको यहां मिल रही है वैसी एक एकदम जुड़वा आपको यहां मिल जाएगा। जो ऊपर मसाला है वही नीचे मसाला है, तो ऊपर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नीचे का मोमेंट ऑफ, सिमेट्री मेरे भाई। आई क्या बात समझ में? तो अब इंटीग्रेट कैसे करेंगे? तो जो कांस्टेंट है उसको निकालो एकदम इज्जत के साथ बाहर, और साइन थीटा जो है उसका फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पर। साइन क्यूब का डायरेक्ट अपने को रिजल्ट नहीं पता है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब। ठीक है, जहां से आपके पास 4 साइन क्यूब का जो आ रहा है वो कितना आ जा रहा है? वो आ रहा है 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। साइन क्यूब थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3/4 साइन थीटा माइनस 1/4 साइन 3 थीटा। आगे वैल्यू यहाँ पे पटकेंगे और पटकने के बाद अपने को जो मिलेगा वो मिलेगा 3/4 साइन थीटा माइनस का 1/4 साइन 3 थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा डी थीटा, और लिमिट जो आ जा रही है वो आ जा रही है 0 से कितने पाई। यहाँ से अगर मैं अब लिखने बैठता हूं तो मैं क्या कहने जाऊंगा? मैं कहने जाऊंगा कि भैया mr²/2, और अपने पास इंटीग्रेशन में जो मुझे चीज वो क्या दिखेंगी? 3/4 है अपना कांस्टेंट, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना आएगा? वो आ जाएगा कॉस माइनस साइन। ठीक है, साइन का माइनस कॉस। ऐसे ही 1/4 अपने पास कांस्टेंट है, और साइन 3 थीटा का इंटीग्रेशन आ जाएगा कॉस 3 थीटा विद माइनस साइन अपॉन 3। भाई थीटा के साथ 3 भी है तो वो डिवाइड होगा इंटीग्रेशन, अगर तुम्हें पता हो तो। अब यहाँ 0 हम डालेंगे पाई, और आंसर देखते हैं करके क्या बनता है और क्या नहीं बनता। तो एक बार डालेंगे पाई, एक बार डालेंगे 0, हमारे पास ये आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इधर से जो रिजल्ट आ रहा है वो आ जा रहा है mr²/2। जब मैं पाई डालूंगा, अच्छा जो जो बाहर ले सकते हैं वो ले लेते, तो 1/4 में बाहर ले, जब मैं पाई डालूंगा तो ये आएगा -3। जब मैं पाई डालूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी? पाई डालने पर ये आएगी माइनस का 1, कॉस पाई इज -1, क्या आ जाएगा? प्लस, ये अपने पास आ जाएगा 1/4 तो हमने ले लिया, तो प्लस का 3। और जब मैं यहाँ पे, अच्छा एक बार तो पाई डाल रहा हूँ ना, तो एक बार पाई डाला तो ये आ गया, और cos 3 पाई, cos 3 पाई अपने पास कितना आएगा? cos 3 पाई आएगा -1। सही बोल रहा हूँ क्या यार? आउट हो रहा है पाई, cos पाई -1 होता है ना? हाँ, cos 3 पाई भी कितना आएगा? cos 3 पाई भी -1 ही आएगा, पता नहीं कहाँ दिमाग है। cos 3 पाई भी कितना आएगा? -1। तो भाई साहब आपके पास ये भी -1 है, तो ये आ जाएगा प्लस -1 इंटू -3 प्लस 3, फिर -1, और ये आ जाएगा माइनस का 1/3। तो आगे आपके पास अपर लिमिट डालने के बाद वैल्यू, लोअर लिमिट जब मैं डालूंगा तो 0 डालूंगा तो इधर आ जाएगा 1, ये आ जाएगा -3, और यहाँ भी 0 डालूंगा तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा प्लस का 1/4। ठीक है, यहाँ से अगर आप देख रहे हो फाइनल जो आंसर आपको दिख रहा है, यार बड़ा अपने को जो आंसर दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? वो दिख रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr²/8, mr²/8, और 3 + 3 ये आ जाएगा 6, और माइनस का 1/3 और माइनस का 1/4, ये बन रहा है 7/12। चलो देखते हैं जो भी बन रहा है। तो कितना आ जाएगा ये? भाई ये 72 आ जाएगा, 7
गई मिस्टेक। तो कितना आ जाएगा भाई इसमें 7 गए तो 7 गए तो ये बचेगा अपना 5। माइनस आ जाएगा, गड़बड़ हो गई। चलो एक बार देख, कहीं पे गड़बड़ तो नहीं कर दी है मैंने। मैंने यहाँ पे इसको लिखते वक्त लिखा है m/4πr², m/4πr² और ये आ जाएगा 2πr/r/d पाई आर और आर दी थीटा। आर दी थीटा मैंने इधर डाल दिया है, आर की वैल्यू अपने पास आर साइन थीटा आ गई है, आर साइन थीटा भी मैंने इधर डाल दिया, वो r² हो गया है, r² साइन थीटा डी थीटा। एम की वैल्यू अपने पास m/2 साइन थीटा डी थीटा। और अपने पास यार ये चीज़ें बहुत बुरी लगती है जब ऐसा मिस्टेक हो जाती है। कोई नहीं, फटाफट से करेक्ट करते हैं। तो डीएम की वैल्यू, क्योंकि फालतू में टाइम कंज्यूम हो रहा है यार, और r² तो आर अपना आर साइन, तो आर साइन r²। आए ही जा रहा है वो। और बात ये है, कुछ गड़बड़ करी है, बट ये हाँ हाँ, इतना अंग्रेज इंसान हूं ना मैं, इतना अंग्रेज इंसान, यहाँ गड़बड़ हो ऐसे दिमाग। 1/3 इधर रह गया, कोई बात नहीं, चलो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन सही हो गया। तो यहां से अपने पास ये आ जाएगा कितना 3, और ये 3 तो ये तो आ गया 6, नो डाउट यहां तक तो कोई लफड़ा नहीं। फिर ये माइनस माइनस तो ये आ जाएगा माइनस का 2/3, माइनस का 2/3, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा कितना 6 3 18, और ये 6, अभी गलती ना हो जाए बस। मान का जो अटके टाइम हमारा बात हो जाता वीडियो को एडिट फेडिट करने में, है कि नहीं, कि भैया फिर ये हटाओ वो हटाओ, नहीं तो होता है ना कई बार मिस्टेक हो जाती है फालतू में बच्चे और बात करें। तो आपको ये रट्टा मारना है कितना 2/3 mr² का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ hollow sphere about an axis passing through the diameter is what it is 2/3 mr²। अब सुनो, अब देखो सिमेट्री से खेलेंगे हम, सिमेट्री से किससे खेलेंगे हम खेलेंगे सिमेट्री से। सिमेट्री क्या कहती है अपने को? सिमेट्री कहती है कि यार अगर तुम्हारे पास आधा हेमिस्फीयर आ जाए, तो आधा हेमिस्फीयर आ जाए और उसका मास मैंने कह रखा है m, ध्यान से सुनना मेरे भाई, आधे हेमिस्फीयर का मास मैंने कह रखा है m, तो तुम कहोगे कि ठीक है सर मैंने एक और आधा हेमिस्फीयर ले लिया, उसका भी मास कितना ले लिया मैंने, m ले लिया। अब मैंने कहा ये मिलके क्या बन गया, तुम कहोगे सर ये बन गया है अपना पूरा मोमेंट ऑफ, मतलब पूरा स्फीयर। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आए तो इस आधे का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आए आना चाहिए कि नहीं। ध्यान से सुनो, पूछा क्या गया है, पूछा ये गया है कि आधे हेमिस्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। तो तुम्हें इसका आधे का मास दिया हुआ है m, तो मैंने इसको बना दिया पूरा, क्योंकि मुझे याद है पूरे का। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एक्चुअली 2i, i प्लस i, स्केलर क्वांटिटी ऐड हो जाएगी, एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू व्हाट, इट इज 2/3 टोटल मास, दैट इज 2m r²। अरे अरे ये कैसा जादू हो रहा है भाई, सर आधे का भी 2/3 mr², जैसा वो ध्यान है वो रिंग का एक छोटा सा हिस्सा भी mr², डिस्क का एक छोटा सा स्लाइस भी mr², तो पूरे हेमिस्फीयर का आधा अगर हिस्सा ले लोगे, मतलब आधा हेमिस्फीयर ले लोगे और उसका मास है में, पूरे का मास है में नहीं है, आधे का मास है में, तो भी ये 2/3 mr²। आओ देखो देखो, तो बात है वो कितनी, बात में ये खास है यार, दिस आधा इज इक्वल्स टू 2/3 mr, ऐसा दिख रहा है
एक्सिस कुछ ऐसी है तो 2/3 mr स्क्वायर है ना। अब सुनना, अगर ऐसा हो जाए तो, ऐसी एक्सिस हो जाए तो, अरे तो क्या दिक्कत है, ऐसी एक्सिस हो जाए तो भी ऐसा निपटा दो, जोड़ दो इसको, और जोड़ने पर वही कहानी आ जाएगी। इसका कितना आई तो इसका भी कितना आई, क्योंकि ये स्फीयर जैसा है वैसा ही आधा स्फीयर ये भी है। आई प्लस आई इट इज 2i, and 2i is equals to what? It is equals to total moment of inertia, that is 2/3 2mr square. समझ रहे हो? Again moment of inertia is 2/3 mr square. आधे का भी 2/3 mr square, इसको कहते हैं सिमेट्री। और सुनो कहानी, और सुनो कहानी, खत्म नहीं हुई बात। ये एक्सिस के अबाउट भी आ रहा है 2/3 mr स्क्वायर, और ये वाली एक्सिस के अबाउट भी आ रहा है 2/3 mr स्क्वायर। कितनी अजीब बात है। हम चाहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है, और इस एक्सिस के हिसाब से मास कंप्लीटली डिफरेंट है। इस एक्सिस के हिसाब से मास कंप्लीटली अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, लेकिन आंसर सेम आ रहा है ना। तो आप ये ध्यान रखें, कभी कभी पूछ ले भैया एक्सिस के हिसाब से हमने मास को अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा? अरे जरूरी नहीं है चेंज होगा यार, हो सकता है हो जाए, हो सकता है ना हो। तो यहां देखो, इस एक्सिस के लिए मास अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस एक्सिस के लिए बिल्कुल ही अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे कि इस एक्सिस के लिए मास इज ओनली ऑन वन साइड एंड इस एक्सिस के लिए मास इज ऑन बोथ साइड्स, बट यस अगेन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम। क्या तो अभी पीछे ही निकाला है ना, अलग ये बोले कि यहाँ ये कैसे, क्या तो अभी पीछे ही निकाला है। और सुनो बात, अब मैंने कहा अब जो है इस हेमिस्फीयर का भी 1/4 पार्ट लेके चल रहा हूं मैं, समझ में आ रही है ये बात? हेमिस्फीयर का 1/4 पार्ट है ये, 1/4, अरे यार 1/4 ऑफ स्फीयर, लेकिन इसका मास मैं कह रहा हूं m। मैंने ले ली एक्सिस, बात को समझना। एक और 1/4 स्फीयर लगाओगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा? वो आता mr स्क्वायर 2mr स्क्वायर बाई 3 m। तो 2/3 2mr स्क्वायर, बोलो हाँ के ना, और 2i सिमेट्री है क्या? इसका आई तो उसका भी आई, ये लोग काटो 2/3 mr स्क्वायर। 1/4 के लिए भी यही आ गया मेरे, पता नहीं तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया, लेकिन बात को समझो इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है भाई के लिए भी, बिकॉज ऑफ सिमेट्री इज 2/3 mr स्क्वायर। अभी यार देखो ये है ना, फर्जी वाले डाउट मत पूछना कि सर ये मास आधा आधा क्यों नहीं हो रहा। अरे मैं कह रहा हूं यार ये अलग सवाल है, ये अलग सवाल है। इसका मास m कह रहा हूं तो इसका मास भी मैं m कह रहा हूं। हालांकि अगर मैं तुमसे पूछूं यार इसका अगर मैं आधा कर दूंगा तो डेफिनेटली मास भी आधा करोगे तुम। अगर ये 2 kg है तो इसका आधा 1 kg होगा, लेकिन यहां मैं 2 kg को 1 m बोल रहा हूं और यहां मैं 1 kg को m बोल रहा हूं। उसका जो मास है वो मैं m कह रहा हूं। थोड़ा सा बात खुले दिमाग से भी चीजों को कई बार सोचा करो, ठीक है? बैटरी बहुत ही अमेजिंग चीज है, बड़ी अमेजिंग भैया। अब एक डेरिवेशन अब तुम्हारे लिए छोड़ा है हमने कि आप खुद घोरेंगे, हिंट हम आपको दे दें, जैसा कि हमने सेंटर ऑफ मास में भी किया था आपके नाम। सॉलिड हेमिस्फीयर की जब आप बात करेंगे तो ये डिस्कस करना है, तो अगेन आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे mr स्क्वायर बाई 2, थिकनेस मान लेना dy, तो कह देना y, x कहना चाहता हूँ x, बार कहना चाहता हूँ बार कह दो, बारी जैसी मत। अगर हमने y कह दिया तो अब हम क्या करेंगे? अब हम लिखेंगे यहां से कि जो dm की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? वो आ जाएगी वॉल्यूम डेंसिटी, तो आ जाएगी m/4/3 पाई r³ इनटू इस डिस्क का वॉल्यूम। dm की वैल्यू मतलब इसका मास, मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम तो लिखूंगा, डेंसिटी ये रही पूरे स्फीयर की, इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना आ जाएगा? पाई x² dy। यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर हम x को और y को इन टर्म्स ऑफ थीटा लिख लेना, तो थीटा लिख लेना, जैसे कि
x is what? X is actually r sin theta and y is actually r cos theta. और dy को क्या लिख देंगे हम? dy को यहां से लिख देंगे dy इज माइनस का r sin थीटा. अगेन इंटीग्रेट कर देना 0 से पाई के लिए, आंसर आ जाएगा. i जो यहां से आता है वो आता है 2/5 एंड अगेन फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री, अगर मैं कहता हूं क्या, मैं कहता हूं कि मेरे पास आधा सॉलिड स्फीयर है, इसका मास m है और रेडियस r है. जब पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट आता था 2/5 m² तो आधे का भी कितना आएगा? 2/5 m². बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया आधा हो जाएगा लेकिन वो मास भी आधा हो गया और उस आधे मास को मैंने m बोला. सेम बात. अगेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 2/5 m² सॉलिड. एंड अगेन वही 1/4 वाली बात. तो ये ध्यान रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं भाई. तो ये हमने आज लगभग डेरिवेशन, क्या बात है, 1.5 घंटे. ठीक है, आओ चलो तो एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम का लास्ट डेरिवेशन देख लेते हैं. ठीक है, लास्ट डेरिवेशन पैरेलल एक्सिस थ्योरम. पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहती है कि अगर, पहली बात, इट इज वैलिड फॉर ईच एंड एवरी केस. 1D 3D वैलिड, वैलिड फॉर 1D 2D एंड 3D. लेकिन यहां आपको क्या कहा जाता है कि दो एक्सिस है, इसमें से एक है सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली और दूसरी है ये पैरेलल एक्सिस. दोनों के बीच की डिस्टेंस है d. पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहती है कि I इज एक्चुअली इक्वल्स टू ICM प्लस MD. अब इसमें ऐसा नहीं कि कोई सी भी दो एक्सिस होनी चाहिए, इन दोनों में से एक सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए. इन दोनों में से जो है वो एक कहां से पास होनी चाहिए? सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए. दूसरी एक्सिस इज इक्वल्स टू ICM प्लस MD². ऐसा नहीं, पहली बात तो कोई भी दो एक्सिस, दो पैरेलल एक्सिस के बीच में लगा दी, और कहीं तुम ऐसा भी लिख रहे हो. कई बच्चे जल्दीबाजी में क्या करते हैं ना, सवाल में दिया होता है I और पूछा होता है ICM और वो ये फॉर्मूला चिपका जाते हैं. अरे गलत है भाई. ICM अगर आपको पूछा गया है, I दिया गया है, तो ICM आपका आएगा I माइनस MD². अब इसके प्रूफ की बात कर लेते हैं. प्रूफ पे हम बहुत ही सिंपल सी कहानी कहेंगे कि मैंने कहा यार ये अपनी जो है दोनों एक्सिस थी, ये प्लेन मैंने लिया, ये ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा है आपको. एक पॉइंट लिया मैंने यहाँ, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ आपका लाई करना है सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास से जो डिस्टेंस आ रहा है किसी पॉइंट I का, वो मैं कह रहा हूं RICM. उसी पॉइंट I का उसका मास मैंने MI लिया है. दूसरी एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है RI. सेंटर ऑफ मास से इसलिए RI विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और ये नॉर्मल RI. दोनों के दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये है R. ये D, ये RICM और ये RI. तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि RI वेक्टर इज एक्चुअली, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से समझ में आ रही होगी ना. कि दिस RI वेक्टर इज इक्वल्स टू D प्लस दिस, इन दोनों का एडिशन इज दिस. ये सब तो हम क्या बोल रहे हैं, हम अगर निकालना चाहते हैं I, तो I कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा MIRI का स्क्वायर, जिसको आप वेक्टर का स्क्वायर भी बोलते हैं, हम 1/n. सिग्मा MIRI का स्क्वायर, RI कितना है भाई? RI है आपके पास D प्लस RICM. अरे वेक्टर कैसे लिख दिया आपने, पता होगा ना भाई. देख, दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट को आप ऐसा भी लिख सकते हो या फिर आप ऐसा भी. तीनों का मतलब यही है, A डॉट है या A² या A वेक्टर का होल स्क्वायर, इट इज सेम. तो RI के स्क्वायर को मैं R वेक्टर का स्क्वायर भी लिख सकता हूं, जो कि ये है. और यहां से फिर अपने पास जो रिजल्ट आ रहा है, दिस I इज एक्चुअली इज इक्वल्स टू व्हाट? सिग्मा MI 1 से n. अंदर क्या बच रहा है? D वेक्टर का स्क्वायर, जो कि D² आएगा.
RICM का स्क्वायर जो कि आ जाएगा प्लस 2D वेक्टर डॉट आएगा, इधर डॉट प्रोडक्ट आएगा, ये ध्यान रखना, A प्लस बी का होल स्क्वायर ही आता है, A डॉट RIC, A वेक्टर प्लस B वेक्टर का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2A डॉट B, इसलिए डॉट प्रोडक्ट। और क्या कर दो, MID स्क्वायर 1 से लेकर सिग्मा MI RICM का स्क्वायर, और 2D जो है वो तो कॉमन आ जाएगा अपना, डॉट प्रोडक्ट में सिग्मा MI RICM 1 से लेकर N, ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 0। क्यों? ये आ रहा है सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट से। याद करो मैंने क्या कहा था आपको, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या होता है? सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आता है MIRI सिग्मा अपॉन टोटल मास, है ना सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट। अब अगर आपने ओरिजिन को सेंटर ऑफ मास पे ही मान लिया है, मतलब आप हर कोऑर्डिनेट को, भाई RI क्या है? RI है कोऑर्डिनेट या वेक्टर, पोजीशन वेक्टर है, मतलब ओरिजिन से लिया होगा हमने, RI इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट। तो अगर मैंने सेंटर ऑफ मास पे ही ओरिजिन मान लिया है, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा अगर उसको ओरिजिन माना है? तो 0। तो ये वाली वैल्यू क्या आ जा रही है? ये वाली वैल्यू इज इक्वल्स टू 0। ये आपको बताया है कि अगर सेंटर ऑफ मास पे ही आप ओरिजिन मान लेते हो, ये वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? ये क्या है? सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट जो क्या है? 0। इसलिए ये आपके पास ये चीज आ जाएगी 0। अब ये समझने के लिए ना भाई साहब क्लियर होनी चाहिए, और आपका जो मामला भी यहां से दिख रहा है, सिग्मा है भाई, D स्क्वायर कांस्टेंट है तो ये आ जाएगा टोटल मास, और ये आपका लिखा हुआ है ICM। ये चीज हो गई आपकी यहां से सॉल्व। तो ये आ गया पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इट इज एवरी टाइम इट इज वैलिड, है ना। अब देखो, एक तो होता है कि रिजल्ट रट लेना, एक होता है रिजल्ट को रटने के साथ साथ उसकी बारीकियों को भी समझना। क्या बारीकी समझ में आ रही है? अगर मैं तुमसे पूछूं I और ICM में क्या रिलेशन है, सीधे बोलोगे सर I जो है वो ICM से बड़ा है, नो डाउट, क्योंकि दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्या ये दिख रहा है I इज ऑलवेज ग्रेटर देन ICM? तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि और कोई सी भी एक्सिस ले लो तो ICM से पास नहीं हो रही होगी, इससे तो कैसी होगी? दूर होगी ना। उस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM से ज्यादा ही आएगा। उस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ICM से ज्यादा आएगा तो क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता ICM जो है वो सबसे लोवेस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बॉडी का? क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता कि अगर आपको वो एक्सिस ढूंढनी है जिसके लिए बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे मिनिमम आता है, तो वो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास करेगी? फिर ध्यान रखना, लिख लो इस चीज को, जाते जाते एक गोल्डन बात बता के जा रहा हूं, गोल्डन तो नहीं है इतनी लेकिन इंपॉर्टेंट समझ सकते हो। क्या? कि द एक्सिस फॉर विच मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द मिनिमम फॉर द बॉडी, द एक्सिस फॉर विच मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मिनिमम फॉर द बॉडी ऑलवेज पासेस थ्रू सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये इसका कंक्लूजन, बाकी की कहानी हम देखें। तो द एक्सिस for which the moment of inertia of body is the minimum, that this must pass from सेंटर ऑफ मास। समाप्त आज की कहानी। दैट्स इट फॉर टुडेज लेसन 1। हो सकता है थोड़ा सा भारी लगा हो, फिर नहीं लगता भारी, शायद इस वजह से लगा होगा उन बच्चों को जिनको इंटीग्रेशन में तकलीफ होती है, जिनके लिए इंटीग्रेशन चुटकियों का खेल है, उनको कहीं कोई तकलीफ, थोड़ी सी आप मेहनत करें। आगे आने वाले चैप्टर, आगे आने वाले लेक्चर सॉरी और भारी होने वाले हैं, क्योंकि ये RBD है ना, ये RBD है भाई साहब, तो इसको पढ़ेंगे हम। आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए बाय। ठीक है जी, चलो जी।